फेड की अहम बैठक के बाद भारतीय बाजारों में मजबूत शुरुआत के बाद तेज बिकवाली का माहौल और दुनिया भर के बाजारों में इसी तरह की है आज जबरदस्त मंदी के संकेत। बड़ा सवाल है कि आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन आखिरी 1.5 घंटे में कहीं कुछ रिकवरी या सपोर्ट मिलेगा या फिर दिन के निचले स्तर पर होंगे बंद, और क्या करें आप आगे की तैयारी। दोनों ही तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अब है समय बेहद अहम। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और चौतरफा गिरावट आ रही है अनिल जी। एक अच्छी चीज़ आपने सुबह कह दी थी सर, यूफोरिया नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भावनाओं में बह ना जाएं। ये तो उल्टा ही मामला हो गया सर। थोड़ा तो गेंस दिखा देते, चलिए 100-200 पॉइंट नहीं, थोड़ी तो गेंस आती। ये क्या हो गया सर? लेकिन दीप, बात वही है, एक ही चीज़ हमने पकड़ी और एक चीज़ अगर आप ढंग से पकड़ लें, एक ही चीज़ हमने पकड़ी और एक चीज़ अगर आप ढंग से पकड़ लें और उस पर चल पड़े तो काम हो जाता है। 2% इन्फ्लेशन टारगेट, और जब तक वो नहीं होता तो बाकी सारे सेंटेंस, बाकी सारी कमेंट्री जो फेड चेयरमैन की है वो बेकार है, उसका कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आगे आज कल की छोड़ दीजिए, अल्टीमेटली आगे का डायरेक्शन क्या है। आगे का डायरेक्शन बेहद साफ है। अगर फेड को 2% इन्फ्लेशन लाना है, 2% इन्फ्लेशन ऐसे आएगा नहीं। अभी तक तो जितनी ब्याज दरें बढ़ी उसके बाद अभी तक तो अमेरिका में नीचे की टिकी का ही है इन्फ्लेशन की, है ना। हम तो फिर भी 7.6 से 7.1 आए, आधा % घटे। अमेरिका में तो 8.3 का अंदाजा था, 8.6 आया है। हर बार बढ़ ही रहा है। तो अभी तक तो रिवर्स होना ही शुरू नहीं हुआ है। शायद अब जो पहला आंकड़ा है उसमें रिवर्स होने के संकेत मिले तो मिले। तो मेरा ये समझना है कि अगर 15-15, 20-20% आपके खाने पीने की चीज़ों के दाम घटते हैं अमेरिका में और कच्चा तेल $70-80 के आसपास आता है तो ही फेड को चैन आएगा। और जब तक वो चैन नहीं आता तब तक वो दिक्कत की बात है। एक ही चीज़ है जो इस बाजारों की तेज गिरावट को बचा सकती है। आज 3 राष्ट्राध्यक्ष, जो इटली, जर्मनी और तीसरा देश कौन सा है भाई, फ्रांस, हाँ, ये तीनों जो जा रहे हैं यूक्रेन में, सुलह समझौता करवा पाए या उसकी शुरुआत कर पाए। मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि एक ही दिन में सब मान जाएंगे। हो सकता है समझाने की कोशिश कराएं, ये सब कुछ हो जाए। वो अगर हो जाए तो वो बाजारों को सपोर्ट दे सकता है। तो ये तो बात हुई ग्लोबल पर्सपेक्टिव की, जहाँ पर किसी तरह के कोई अच्छे संकेत है नहीं। दीप, फेड की मीटिंग के बाद पता नहीं, कुछ लोगों को लगा कि शायद फेड ने इतना खराब नहीं बोला, ठीक है। कुछ लोग देखो, वो तो हमेशा ये बोलेंगे हम डेटा देखेंगे, हम आगे ऐसा करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो टारगेट है, लक्ष्य आपका जो है, अगर लक्ष्य उनका क्लियर है कि उन्हें किस तरफ बढ़ना है, तो उस तरफ बढ़ने का रास्ता क्या है। पहले आपको टारगेट पहुंचना कहाँ है, करेक्ट, वो रास्ता क्या है। जब ये दोनों चीज आपको पता चल गई, दिख रहा है कि फिर रास्ता तो खराब ही है ना, करेक्ट, तो तकलीफ तो आनी है। मेरे ख्याल से इसी वजह से दिक्कत जो आ रही है आज ग्लोबल मार्केट्स में। डाउ फ्यूचर्स इसी वजह से आप देख रहे हैं तेजी से गिरे हैं। हालांकि हल्की फुल्की रिकवरी, तो क्या कहूँ, रिकवरी भी नहीं कहूँ, गिरना बंद हुए, इतना ही कह सकते हैं। तो ग्लोबल सीन तो बेहद खराब है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। और दूसरा वो थोड़ा चाइना ताइवान, ठीक है, अभी हम बहुत ज़्यादा देख नहीं रहे, कर रहे हैं, लेकिन क्या पता दीप, देखो आप कह सकते हो माहौल खराब है तो मैं खराब बात ही कर रहा हूँ। रशिया यूक्रेन संभल जाए और इधर चाइना ताइवान पर फिर बंदूक तान दे तो इधर रिलीफ मिली, उधर पता चला कि मतलब आप पूरी दुनिया में ऐसे माहौल में है ना, कहीं से कहीं कभी भी कुछ भी हो जाए पता नहीं चलता। कौन 2 जन लड़ पड़ेंगे आपको मालूम ही नहीं है ना। और ये माहौल ही खराब होके रखा हुआ है। सो आई थिंक थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। इसलिए आज सुबह मैं यही कह रहा था कि ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं कि फेड की मीटिंग आगे डेड कैट बाउंस आएंगे। और सुबह भी मैं यही कह रहा, हर लेवल पे आपको सोचना ही कि मुझे कहाँ निकलना है। और दिक्कत की बात क्या है दीप, 15,850, 15,900 की पहली बाधा थी, वही पार नहीं कर पाए। तेजी तो हमें 16,200 के पहले सोचनी नहीं है, करेक्ट। जब तक 16,200 के ऊपर बनना हो तब तक तो हमें तेजी सोचनी नहीं है। जब तक 34,500 के ऊपर बनना हो बैंक निफ्टी, तब तक तेजी सोचनी नहीं है। तो इस लिहाज से जो कुछ भी हुआ है, मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड लाइन पे ही मैं तो कहूंगा। और हमारा जो टारगेट है बैंक निफ्टी का अभी 28,500 से 29,700, 800 के बीच में कहीं कहीं पहुंचना चाहिए, माफ कीजिएगा डाउ का। और निफ्टी का जो 32,150, 32,450 की रेंज है, उसके बेहद करीब पहुंचे। आज का लो 32,650 है। और आप देखिए 33,000 तोड़ते ही मिनटों में पहुंच गए, ज्यादा टाइम लगा नहीं। करेक्ट सर। अब आइए अपने बाजार की बात करें। हमारे क्या है, 2 चीजें, एक जिनको बेचना हो तो बेच ही रहे। दूसरा क्या है, आज ज्यादातर ट्रेडर्स उल्टी तरफ पकड़ में आ गए खरीद कर। सुबह सुबह सबको लगा फेड की मीटिंग हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, अब एक बार हल्के बाजार बढ़ेंगे। बड़े भी जो कमजोर शॉर्ट से वो सुबह सुबह कट गए। कमजोर शॉर्ट से मेरा मतलब है कि वो शॉर्ट जो 15,900 और 16,000 के नीचे के हैं, उन्हें डर ज्यादा रहता है कि अब एकदम से बढ़ गए तो क्या होगा। लेकिन जो शॉर्ट्स ढीठ वाले हैं, मजबूती से खड़े ऊपर के लेवल 16,000 प्लस के
उनको काटने की जल्दी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राइट। सो इसीलिए वो शॉर्ट अभी भी खड़े, लेकिन जो कमजोर शॉर्ट्स कटने थे सुबह सुबह कटे, थोड़े लॉन्ग हो गए, वो उल्टा हो गए। और आज आपको दीप एक और याद होगा, सुबह एक चीज मैं आपको साफ बोला था, आज स्टॉप लॉस में कोई छेड़छाड़ मत करिएगा। नहीं करनी, करेक्ट। बहुत साफ साफ बोला, नहीं तो मैं जनरली मैं आपको बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस अपनी मर्जी से लगाओ। थोड़ा, हाँ। ऊपर का स्टॉप लॉस जरूर मैंने कहा था कि आप अपने रिस्क के हिसाब से लगाएं, छोटा लगाना है 15,900 लगाओ, नहीं तो 16,000 लगाओ। Yes। मैंने नीचे वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। 32,950 है तो है, और 15,650 है तो है, करेक्ट। आप देखिए 15,650 से आप कितना 300 पॉइंट निकलने में टाइम लगा है। और 3 दिन से आज गलती एक और हुई है कि 3 दिन से मैं नीचे वाली रेंज दे रहा हूँ 15,350, 15,425, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज नहीं दिया, आज वहीं पर जाकर पहुंचा है। सो आई थिंक ठीक है, आप जो एक करेक्शन आना था आ गया। अब एक चीज जो है दीप कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है, पहले जो जिनको बेचना है एफआईज वो बेच ही रहे हैं। दूसरा, आज अब लेक ऑफ बाइंग, अभी किसी को लेना नहीं है। तीसरा ये कि सब अपनी अपनी पोजीशन संभालने में लगे हैं। और चौथा ये कि मार्क टू मार्केट लॉसेज आ रहे हैं। Exactly। अब क्या होता है, जब आपके एक एक लॉट में भी लॉस इतना ज्यादा है कि आपसे संभले ना, तब ये वाली सिचुएशन आती है। सो खराब सिचुएशन है, ऊपर से वीकली एक्सपायरी है। सो मुझे लगता है आज और कल 2 दिन आपके मुश्किल भरे रहेंगे। हो सकता है कल भी आपका मुश्किल भरा दिन रहे, क्योंकि अगर समझो आज अमेरिका रात को और 800,000 पॉइंट गिर जाता है, ये तीनों भाई साहब गए वहां पे यूक्रेन में, कुछ नहीं करते हैं, और पहली मीटिंग में कुछ बहुत कुछ हो जाए ऐसी संभावना होती भी कम है। करेक्ट। इतना आसान काम होता तो क्या बात है, फिर लड़ते ही नहीं ना। अगर एक मीटिंग में सब मान जाए कि हाँ चलो खत्म करते, चलो चलो बढ़िया बढ़िया, वैसे तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम तो खुशी होंगे, लेकिन होता नहीं है। तो फिर क्या कल एक और आपका पैनिक वाला दिन हो सकता है? हाँ, 20% ऊपर से आपका डाउ माफ कीजिए निफ्टी अगर बेयर मार्केट में जाने की तैयारी करता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 14,900। 18,600 से आप 20% गिन लीजिए। 14,900 से 15,200 की रेंज जो हम बात करें, अगर समझो कल ये सारी सिचुएशन को मिला के वहां आ जाता है, तो आप सेफ हो गए। तब आपका एक जो प्रॉपर करेक्शन पूरा करना चाहिए वो वहां कर देंगे। बैंक निफ्टी हालांकि बेयर मार्केट में जाने की तैयारी में है, लगभग हो गया 20%, 20% हो गया, 20.5% हो गया, तो ऑलमोस्ट वहां पर है। 1-8% का लीवे दे देना चाहिए। हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बेयर में चले जाए तो कंफर्म ज्यादा हो जाता है। सो मेरा ये समझना है, हो सकता है कल का दिन और आपको भारी पड़े, क्योंकि आज थोड़े बहुत हो सकता है लोग पोजीशन बचा पाए, ये कर पाए, लेकिन कल फिर से मार्क टू मार्केट लॉस आया तो इसलिए मेरा समझना है कि 1-2 दिन थोड़ी और शांति रखिए। हाँ, जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा 10-15% आज डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं, 10-15%, क्योंकि हाँ नहीं तो आज भले ना डालें, कल का वेट कर लें। कल भले आप 300 पॉइंट ऊपर डाल दीजिएगा या 300 नीचे में डाल दीजिएगा। कल एक इंस्टॉलमेंट आपकी सेकंड जानी चाहिए। एक इंस्टॉलमेंट हम डलवा चुके हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है 10 आज डाल दीजिए, 15% कल डाल दीजिए, और कम कॉन्फिडेंस है 25% कल डाल दीजिए। ये स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। और एफएनओ ट्रेडर्स के लिए, लीवरेज पोजीशन के लिए तो एक ही चीज़ है, सुबह से यही बोल रहा हूँ, कल भी ये वाला हल्का ही रहना है और दोनों तरफ हल्का रहना है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए, बिल्कुल ध्यान में रखिए। बिल्कुल। तो चलिए, ये आप गिरावट आ रही है, इस बीच आई थिंक इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी की तरफ से कुछ बयान आते हुए दिख रहे हैं। मार्केट की गिरावट को इस समय जो सेंटिमेंट बना हुआ है उसको लेकर काफ़ी सारे उनके बयान आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का बयान आया है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि यूएस फेड का जो एक्शन है उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे बाजार पर इतना इम्पैक्ट होना चाहिए, बट हाँ, जो हमारी महंगाई है उसके लिए आरबीआई पर्याप्त कदम ज़रूर उठा रहा है। तो यूएस फेड के एक्शन का कुछ ज़्यादा बुरा असर भारत पर हो ये ज़रूरी नहीं है, बट हमारा आरबीआई ये काफ़ी कदम उठा रहा है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी चिंता हमारे लिए कच्चा तेल ही है और उसको लेकर भी सरकार कदम उठा रही है, बट एक चिंता का विषय ज़रूर है ये फैक्टर्स। तो कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के लिए। ऑफ कोर्स नॉर्थ ब्लॉक भी इस समय पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। बाजार में ऐसी जो गिरावट आई है ये काफ़ी गंभीर है इस समय, और वहाँ पर आपके लिए इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के भी कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। आइए जान लेते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी इस समय के बाजार में। कुशल और अरमान हैं तैयार। कुशल बताएं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। सबसे बड़ा एक्शन तो बाजार में ही चल रहा है, बस बताएं और क्या ट्रिगर्स हैं।
बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए एडिशनल ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आज एलॉन मस्क साहब ट्विटर के कर्मचारी जो हैं उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं, एक टाउन हॉल होती हुई दिखेगी। साथ ही ग्लोबली जैसा कि अनिल सर बता रहे थे कि जर्मनी, फ्रांस और इटली के जो लीडर्स हैं वो यूक्रेन में आज मिलते हुए दिखेंगे। यूएस के हाउसिंग जो है मई के जो हाउसिंग है वो स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, हाउसिंग कंस्ट्रक्शंस वगैरह। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आने वाली है 17 जून, कल के सत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा फोकस में रहेगा और अवंटल भी जो इन्होंने बोनस इशू जारी किए थे इसकी एक्स डेट होती हुई नजर आएगी। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी, साथ ही यूरोप के जो कोर सीपीआई आंकड़े हैं मई महीने के वो भी दर्ज होते हुए नजर आएंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आएगा यूएस का मई महीने का। और 18 जून अंत में आप देखिए यहाँ पर कॉस्मो फिल्म्स जो इन्होंने बोनस इशू जारी किए थे 1:2 के रेशियो में, उसकी कल इनफैक्ट 18 जून को रिकॉर्ड डेट है, तो इसको भी ध्यान रखिए। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए। अरमान बताएं, खबरों वाले शेयर्स कौन से इंपॉर्टेंट? देखिए, सबसे पहले स्पाइस जेट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि जो कंपनी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि अब ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं ETF की, तो उसमें भी वे भी लगभग 10 से 15% की उनकी कीमतों में बढ़ोतरी कर सकते हैं टिकट्स में। ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी को लगभग 750 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये ऑर्डर 3 साल के लिए पैन आउट है और इसमें वो 250 करोड़ हर साल के लिए वो मेंटेनेंस के लिए, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उसके मेंटेनेंस के लिए उनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें MCLR में उन्होंने 0.20 से 0.25% की बढ़ोतरी की है। साथ ही फेडरल बैंक ने भी MCLR में लगभग 0.10% की बढ़ोतरी करते हुए दिखे हैं। TCS, जिनमें इन्होंने क्वाइजेंस के साथ एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करार किया है और उसी के साथ साथ IMD की तरफ से खबर आती हुई दिखी है कि 2 से 3 दिनों में मानसून की जो रफ्तार है वो भी बढ़ जाएगी। और अंत में एक ब्लॉक डील है मेरे पास, जिसमें मदरसन सुमी है, जिसमें 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। किसने? सर, मदरसन सुमी वायरिंग में। किसने? इम्पोर्टेंट तो ये किसने? किसने? कौन खरीद रहा है ये जानना जरूरी है। उनको मतलब सम्मान करना चाहिए। देखिए NTPC में भी 33 लाख शेयरों का ट्रेड होता हुआ दिखा है, तो सौदे तो हो रहे हैं। देखिए, कोई तो है जो आज कल हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने से आगे लंबा व्यू ले रहा है, खरीदारी कर रहा है। अच्छे भाव और अच्छा माहौल, हाँ, दोनों एक साथ नहीं आते। बिल्कुल। तो अब कुछ लोगों को भाव अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को भाव बुरे लग रहे हैं, कुछ लोगों को समय अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को समय बुरा लग रहा है। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, सुमित जी, सिमी जी, हिमांशु जी, जैन साहब। ये सारे हिम्मत वाले लोग हैं जो पूरी तरह से शो में आए हैं। किसी तरह का किसी ने कोई बहाना नहीं बनाया कि मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, मेरे घर पे ये काम आ गया। ऐसा किसी तरह का कोई बहाने बनाए बगैर हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार है और तैयारी है। तो चलिए, बिगुल बैक टू बैक आ रहे हैं आपके लिए, पहले हिमांशु जी और फिर सुमित जी के लिए। तो हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार दीपांशु, और गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑल। अनिल जी, देखिए, जिस तरह से 33,000 के नीचे निफ्टी बैंक निकला है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सेलिंग है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म में एग्जेजरेट हो सकती है और बिकवाली की सलाह है इंडसइंड बैंक में। अनिल जी, यहाँ पर वीकली चार्ट्स पर एक हेड एंड शोल्डर टॉप बना है और उसका ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है करंट लेवल्स पर, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर से इंडसइंड बैंक में एक बड़ी गिरावट आते हुए नजर आ सकती है। तो इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में अनिल जी बिकवाली करनी है। 815 816 रुपए के करंट लेवल्स हैं। 828 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है और मेरा ऐसा मानना है अनिल जी कि आज के ही सेशन में इंडसइंड बैंक 800 रुपए के नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर 795 का पहला टारगेट, 780 रुपए का दूसरा टारगेट लगाकर इंडसइंड बैंक में बिकवाली करके चलने की सलाह है। अनिल जी, ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं हम 800 रुपए की इंडसइंड बैंक में, जो कि लगभग 21 रुपए के आसपास है। यहाँ पर 18 से 21 रुपए के बीच में एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। 13 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 28 और 35 रुपए के बड़े टारगेट्स इंडसइंड बैंक के 800 की स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। अनिल जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मेजर ब्रेकडाउन होने की तैयारी है। इंडसइंड बैंक को बिकवाली करके चलने की सलाह। इसके टारगेट ठीक करें, 795 और 780 होंगे टारगेट, 880 नहीं। 817 पर बेचना है, 828 का स्टॉप लॉस, 795 780, यही है ना टारगेट हिमांशु जी? 795 780, राइट? जी 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 अनिल। ओके, बढ़ते आगे और सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी।
गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी अनिल जी, सेल कॉल ही है और स्टॉक का भाव चल रहा है 233 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL के अंदर यहाँ पे ब्रेकडाउन है, यहाँ पे बेचे। BEL के अंदर यहाँ से नीचे पे 225 रुपए से लेके 222 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 दिनों का ये ट्रेड होगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 240 242 के पास है, तो 240 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के BEL में यहाँ पे बिकवाली करे 225 रुपए 222 रुपए। 1 से 2 दिन के ये टारगेट है, कल तक ये देखने को मिल सकता है। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा BEL में। ओके, BEL में यहाँ पर बिकवाली करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, बेचना है अडानी एंटरप्राइजेस को। 209,596 का करंट भाव है। 2100 का जो लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये अभी अभी ब्रेक हुआ है। एक 20 रुपए ऊपर आपको स्टॉप लॉस लेना होगा। 2120 या 2125 का सेफ रहेगा। 2040 2030 तक के लेवल्स मुझे दिखते हैं कल तक आनी चाहिए। ओके, तो अदानी एंटरप्राइजेस पर करें बिकवाली, ये काउंटर भी आपके रेडार पर होना चाहिए और काफ़ी तेज़ी से ये गिरते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट अजय, पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें, कुछ तो चल रहा है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, या तो बड़ा रिबाउंड आता है, बड़ी गिरावट आती है, बट आज एक बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। कुछ तो पिछले हफ्ते भर में मैंने 3 बार शॉर्ट कॉल जी, दिए। खाली आपका तो एक रेडार था। लास्ट वाला जो शॉर्ट कॉल था वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ जी। और उसकी वजह भी ये थी कि वो जो खबर आ गई थी टोटल के साथ, उसमें भी लोगों को लग रहा था कि $50 बिलियन का बड़ा है, जबकि $50 बिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट है, न कि एंटरप्राइज वैल्यू। लोगों ने गलत समझ के चलाया कि इतनी बड़ी एंटरप्राइज वैल्यू है। वैल्यू उसकी 1/10 ही है। और वो जब कॉन कॉल में उसके बाद समझ में आया लोगों को, तो आज जो गिरने की वजह यही है। नो डाउट मार्केट भी खराब है, बट आज लोगों को समझ में आया कि उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना सोच रहे हैं। $5 बिलियन को आप $50 बिलियन समझेंगे। करेक्ट। और उस तो नेचुरली वो उत्साहित होना लोगों का लाजमी था कल, इसी वजह से कल स्टॉक भागा था। अगर वैसा नहीं होता तो शायद लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगती थी। तो इसलिए सुबह आप कह रहे थे ना, तो मैं सुबह बताना भूल गया। जब मैं इंडिया बुल्स की बात कर रहा था तो अदानी भी, कई बार हमारे कॉल्स गलत भी होते हैं, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। ये व्यू बराबर है, नीचे भी जा रहा है, लेकिन कई बार कभी कोई अचानक से खबर आ जाए, वो आपके हाथ में नहीं होती, आपको पता नहीं होती। सो बट डेफिनेटली क्लियर कट सेल ऑन राइज है। नहीं तो किसी एक स्टॉक पे 2 या 3 बार सेल कॉल आना मुश्किल ही होता है। वो ट्रेंड साफ नजर आ रहा है। सो वागले साहब जो सेल कॉल दे रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं, एकदम इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर भी आपको एक्शन पूरा भरपूर मिलता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर नजर रखिएगा। ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस। बिल्कुल, तो मेरी राय यही है, क्लियर कट के ऊपर में आपको बेचना ही चाहिए। ऊपर में बेचना चाहिए। पहले भी टारगेट्स आए हैं, अब फिर से ये गिरावट के लिए तैयार हो रहा है अदानी एंटरप्राइजेस। डे लो पर फिर से आया मार्केट, आ गया। बिल्कुल सर, 400 के नीचे। करेक्ट। गिरावट एक्चुअली सर, कुछ नेम्स जो हैं वो बड़ा ब्रेकडाउन इस समय दिखा रहे हैं। वेदांता का एक बार जरा चार्ट देखें, 7% टूटते हुए दिख रहा है। हालांकि एल्युमिनियम प्राइसेस आज थोड़े संभले हुए हैं, बट सारे मेटल्स में कमजोरी आई है। कल तो इंडिकेशन चाइना से आ रहे थे कि शायद यहाँ पर आपको डिमांड लौटती हुई दिख सकती है, बट वेदांता काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। इस पर बात करेंगे, और स्टॉक्स भी रेडार पर है, पर तब तक हिमांशु जी की तरफ से एक और कॉल आ रहा है, पहले वो ले लेते हैं। हिटमैन हिमांशु, बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी, एक और स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट जोन तोड़ रहा है, वो है टाटा मोटर्स का। 400 रुपए के आसपास स्टॉक ने 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था पिछले 1 महीने के अंदर, और आज के सेशन में फाइनली वो सपोर्ट यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वीकनेस है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अब इस लेग ऑफ गिरावट में वो स्टॉक्स टूटते हुए नजर आएंगे जो अभी तक अपनी सपोर्ट्स को होल्ड कर रहे थे। तो टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में करंट लेवल्स पर बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है 403 रुपए का। पहला टारगेट रहेगा 385, दूसरा टारगेट 380। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चले। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तेज गिरावट आते हुए नजर आ सकती है। मोटर्स 400 के नीचे जाते हुए दिख रहा है और अब और गिरावट के लिए हो रहा है तैयार। आइए चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर में बिकवाली की राय है हमारी बजाज फाइनेंस पर, जहां पर हम लगातार पिछले कई दिनों से गिरावट देख रहे हैं और अब एक फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये हाई बीटा स्टॉक है, ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है, नीचे काफी गहरे लेवल्स नजर आते हैं, तो इन स्तरों पर शॉर्ट करें। ओवर टू राकेश।
दीपांशु, एक नीट क्लीन क्लियर एक बड़ा पिवट ये स्टॉक तोड़ रहा है और ये पिवट के लेवल्स अगर आप देखेंगे तो 5300 के अराउंड के लेवल्स हैं। 5300 का पिवट तोड़ रहा है। बजाज फाइनेंस में बिकवाली की राय है 5358 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है दीपांशु, यहाँ पर 5100 5120 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 5100 5120 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में बिकवाली की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, जिसमें आप कर सकते हैं बिकवाली। हाई बीटा फाइनेंशियल्स पर अब आपको प्रेशर और बढ़ते हुए दिख रहा है। सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अब तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी टूटेगा क्योंकि मार्केट सहारा दे रहा है टूटने के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसमें एक बहुत ही बड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो इसमें मैं सेल रिकमेंडेशन दे रही हूँ। करंट लेवल पर सेल करो क्योंकि ये स्टॉक आगे जाके बहुत बड़ा टारगेट ला सकता है। 1770 का पहला टारगेट, 1760 का दूसरा टारगेट, ये दो लेवल सपोर्ट है। सपोर्ट अगर टूटेगा तो स्टॉक सीधा 1705 के आसपास जा सकता है। तो ह्यूज सेल ऑफ इसमें देखने को मिल सकता है। 1705 का एक ओवरऑल टारगेट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सेल करने का सलाह होगा। 1810 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है आपके लिए बिकवाली करने की राय HAL में। आज सुमित जी के शॉर्ट कॉल थोड़े कम आ रहे हैं। सुमित जी ने शुरुआत जल्दी कर दी थी, इसलिए एक बात है, पहला शॉर्ट कॉल आज सुमित जी की तरफ से आया था। ये क्रेडिट सुबह हमें देना पड़ेगा। आज सुबह पावर ग्रिड पर जो शॉर्ट कॉल आया था सुमित जी किरण जी की तरफ से, यस पहला शॉर्ट कॉल आज सुमित जी का था। सुमित जी उसके बाद स्पीड कम क्यों कर दी? नहीं अनिल जी, मैं वेट कर रहा हूँ, बस इनका खत्म हुआ, बिगुल बजाओ और मैं दूं सेल कॉल। नहीं अभी तो दे रहे हो, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। सुबह आपने शुरुआत सही वक्त पे की थी, उसके बाद थोड़े धीमे पड़ गए। नहीं तो इस बार वैसे आपने शॉर्ट कॉल पिछले 2-3 दिन में लगातार सही दिए एकदम। बिल्कुल अनिल जी, पिछले एक हफ्ते से सेल कॉल दे रहा हूँ। और सुबह अनिल जी क्या हुआ, आपके वो बाकी के सीरीज वीरीज सब चल रहे थे, तो मैंने बोला हुआ था कि पीसीआर को जैसे फ्री हो तो मेरे पास आना, लेकिन सुबह फ्री नहीं हुआ अनिल जी। और मेरे को सुबह लिटरली सेल कॉल देने थे 2-3। अच्छा जी, लेकिन अभी देते हैं अनिल जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी जो मैं दे रहा हूँ गिरेगा स्टॉक। हम फालतू में आशु जी को बदनाम करते हैं, अच्छा गिराने वाले तो आप हैं। ओके चलिए, तो पहले एक बिल्कुल जल्दी से वागले साहब के लिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कतार में वागले साहब, और वैसे भी देखो सीनियर है, आप माइंड भी नहीं करेंगे। जनरेशन गैप तो है ही आप में वागले साहब में, बिल्कुल वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, जनरेशन गैप है लेकिन सोच मेरी भी बिकवाली की है। मुझे बेचना है वोल्टास। अभी 955 के लेवल पे 960-62 का मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक किया है। मुझे लगता है ये कम से कम 20 रुपए नीचे जाने के लिए तैयार है। 930-925 तक की डाउनसाइड में देख रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस 963 के ऊपर का होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये आज नोट कर ली जाए, और सब लोग कि वागले साहब ने इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है कि इनका जनरेशन गैप है। करेक्ट, उन्होंने बोला कि सोच सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, जनरेशन गैप मानोगे तो भी चलेगा। तो जनरेशन गैप उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि है सुमित जी और उनमें, बिल्कुल कर लिया रिकॉर्ड पर। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। जैन साहब आप भी आए आज? बिल्कुल है सर। अच्छे लग रहे फ्रेम में सर। आता हूँ आपके पास। ये रुके तब तो ना, सारे के सारे सुमित जी के लिए बिल्कुल बढ़िया शॉर्ट कॉल्स दे रहे हैं, बढ़िया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताएं सुमित जी। जी अनिल जी, अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु ने सेल कॉल पकड़ा है ऑटो सेक्टर के स्टॉक पे, और अब ऑटो सेक्टर के अंदर दबाव आ रहा है क्योंकि सबसे स्ट्रांग था, अब उनके अंदर एक एक करके दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 740 रुपए। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के अंदर पिछले 3 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं और अभी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउनसाइड की तरफ बन रही है। जस्ट अभी ब्रेकडाउन आ रहा है, तो टीवीएस मोटर यहां से गिरने को तैयार है। जिस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी में भी लग रहा है कि यहां से और नीचे के मूव आएंगे, तो इसके अंदर अभी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करे 755 रुपए का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं टीवीएस मोटर के अंदर 725 रुपए से लेके 720 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मैंने अभी जो लेवल दिए वो सारे स्पॉट के लेवल है। स्पॉट में और फ्यूचर में थोड़ा गैप चल रहा है, तो स्पॉट के हिसाब से 740 741 का अभी भाव है। 755 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 725 रुपए, 720 रुपए। फ्यूचर्स में अकॉर्डिंगली थोड़ा 5-5 रुपए नीचे एडजस्ट करना होगा टारगेट के लिए। सेल कॉल है टीवीएस मोटर में।
सेल कॉल है टीवीएस मोटर्स में, इस पर आप रखें नजर। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं, उनकी एक और कॉल है तैयार। बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, एक और ब्रेकडाउन विजिबल है क्लियरली टाटा पावर में, और काफी समय की कंसोलिडेशन के बाद इवेंचुअली स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है। 2-3 बार अटेम्प्ट्स किए इसको होल्ड करते हुए, लेकिन आज फाइनली ये स्टॉक इस सपोर्ट को तोड़ रहा है और मुझे लगता है कि ये एक आध दिनों में 200 रुपए को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो टाटा पावर के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं 215 के स्टॉप लॉस के साथ, 205 और 201 रुपए के टारगेट्स के लिए। ऑल्टरनेटिवली 210 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं 7 रुपए के आसपास, 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 11 और 14 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए। टाटा पावर मुझे लगता है नील यहाँ पर बिकवाली इसमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है और 200 रुपए के लेवल्स यहाँ पर आज या कल तक देखने को मिल सकते हैं। टाटा पावर में बिकवाली करके चलने की सलाह। टाटा पावर ओके, बेचा जाए इसे। 210 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं आप। ये राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती हुई टाटा पावर में बिकवाली की। सिमी जी को भी कॉल देना है, उससे पहले एक बार जैन साहब के पास जाना जरूरी है। आधा घंटा हो जाएगा, जैन साहब बोलेंगे मैं खाली ऐसे सुनने और ताली बजाने के लिए तो आया नहीं। करेक्ट, मैं भी कुछ तो बोलूंगा। अच्छा जैन साहब, आप ये बताइए, आपके डीलिंग रूम का, क्लाइंट्स का मूड माहौल कैसा है? मार्क टू मार्केट लॉस आ रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करो, देते हैं क्या, कैसा मतलब क्या पोजीशन कैसी है, क्या सीन क्या है वो बताइए आप। तो सीन तो देखिए, लोग बाग प्लस में ही रहते हैं मोस्टली। शॉर्ट वाले लोग तो बहुत कम दिखते हैं और ओवरऑल जो माहौल बना हुआ है एम्प्लॉयमेंट्स तो गजब के लग ही रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से लग रहे हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा। आप अगर देखें 100 डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको तोड़ा है निफ्टी ने। और ओवरऑल देखिए 15,671 का जो सपोर्ट था उसको ऐसे तोड़ेगा। और एक ही दिन में जब दोनों साइड के बड़े मूव्स आते हैं तो मैं उस दिन को बहुत डेंजरस मानता हूं। और ऐसा लग रहा है कि अब और पेन आगे बाकी है। ऐसा नहीं है कि आज ही खत्म हो जाएगा पेन, एक आध दिन छोटा मोटा बाउंस आ जाए बात अलग है। बाकी जो 75 पॉइंट्स का जो चीज था, लग रहा था लोगों को कि मार्केट ने डिस्काउंट कर रखा है तो रिएक्शन आएगा, बात सही है। डिस्काउंट किया, एक बार ग्रीन हुआ, फिर वापस से जब धीरे धीरे और फाइनल पॉइंट्स पे जाते हैं। और ये इत्तेफाक से कल मेरे ऐसे एक क्लाइंट से बातचीत हो रही थी, ही वाज सो राइट दैट कि देखिए ये होता है, ठीक है डिस्काउंटिंग, मगर 75 बेसिस पॉइंट बढ़ना कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतने सालों में पहली बार हुआ तो इसका मार्केट रिएक्शन तो गलत ही देगा और वैसा ही कुछ देखने को मिला। सो मेरे हिसाब से ज्यादा शॉर्ट में भी अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो गया और बाइंग में तो सर्टेनली हम लोग हल्के रहने के लिए बोले हैं। ओवरऑल काफी दिनों से, इनफैक्ट 16,700-800 का जो लेवल था, जो 200 डेमा जब मार्केट तोड़ा, तब से ही लोगों को लाइट रहने की हम लोग राय दे रहे हैं। बस यही हमारे क्लाइंट्स को और सबको हम लोग ये राय दे। बट स्टिल अनिल जी, इट्स नॉट दैट इजी। बोलना अलग बात होती है, करना अलग बात होती है। सोचना, करना, सब कुछ एक साथ सिंक में मार्केट में चलता नहीं है और मध्य में लोगों से बैठा नहीं जाता है। तो इस तरीके के माहौल में कैसा लगा? बात तो सही है आपकी कि मामला तो मुश्किल होता ही है। एक बार कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। वही वाली बात है ना कि डॉक्टर को भी अगर आप बोलो कि सर्जरी करनी है तो खुद कर ही नहीं सकता। करेक्ट। अपने नियर डियर वंस की करनी है तो भी हाथ कांपते हैं। बिल्कुल करेक्ट। दूसरों की करनी है तो कर पाता है। तो वैसे ही है, ब्रोकर भी जब आपकी पोजीशन काटता है तो इसीलिए काटता है कि वो उस समय डॉक्टर है। बिल्कुल। और वो इसलिए काट रहा है कि वो एक बीमारी है जिसको आपको अलग करना जरूरी है, क्योंकि पता है नहीं तो फैलेगी। यानी कि मार्क टू मार्केट लॉस नहीं दे पाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ना ही है। और एक्चुअली एक चीज़ मैंने नोटिस की है दीप की, जनरली इस तरह की ट्रेडिंग पोजीशन जब कटती है तो क्लाइंट सुखी होता है, दुखी नहीं होता। एक बार के लिए आपको लगेगा यार मेरी तो पोजीशन कट गई, लेकिन उसके बाद नीचे मिलता ही मिलता है स्टॉक। जब मिलता है तब किसी से लिया भी नहीं जाता। करेक्ट। वो बात भी फैक्ट है कि उसके बाद कोई ले नहीं पाता है। क्यों जैन साहब? बिल्कुल बिल्कुल। ये बट आजकल अनिल जी एक अच्छी हुई है कि लोगों को पुश नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक्सचेंज के सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं। जो पहले रिस्क मैनेजमेंट के जो मायने थे, मार्जिन कॉल्स के जो मायने थे, वो काफी चेंज हुए हैं। और आजकल ओवरऑल डिसिप्लिन आई और जो 50-50 और ये सब हुआ है, इन सब से मुझे लगता है कि आजकल जो एमटोम आते हैं और पहले के एमटोम्स में बहुत फर्क है। सो ओवरऑल और जो आपने बोला कि जब भी कटवाते हैं पोजीशन तो क्लाइंट 90% ऑफ द टाइम्स में फायदा ही होता है। बट कोई एक दिन ऐसा आता है जब सारे तरफ कोहराम जब मचा होता है और जब वो पोजीशंस कटती है और उसके बाद से मार्केट बड़ा बाउंस देता है तो वो 5-7% टाइम्स ऐसा होता भी है। सो यही हम लोगों ने हमारे इतने सालों के ब्रोकिंग एक्सपीरियंस में देखा है। ओके, तो थोड़ा पैनिक का माहौल है और थोड़ा नर्वसनेस भी है बाजार की।
बट वही बात है, हल्के रहें तो सुखी रहेंगे, और बाजार के ट्रेंड के विपरीत जा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी परेशानी आएगी। आइए इस ट्रेंड के बीच एक और ट्रेडिंग कॉल है तैयार सिमी जी की तरफ से। बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, सेल करके चलना है भारतीय एयरटेल को। स्टॉक में अप्रैल महीने में हाई बनाया था, उसके बाद डाउन ट्रेंड है। अप्रैल महीने से स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और जो भी तो छोटा मोटा रिकवरी का सिचुएशन था वो आज नेगेटिव हो रहा है और एक डाउन ट्रेंड में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो इसमें एक बड़ा सा ब्रेकडाउन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो भारतीय एयरटेल को करंट लेवल पर सेल करके चलेंगे। इसका जो मिनिमम टारगेट होगा 639 का होगा। 639 के आसपास एक रिसेंट बॉटम बना था, तो उसी के आसपास पहला सपोर्ट है। अगर 639 का लेवल टूट गया तो 620 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। 662 के ऊपर स्टॉप लगा के भारतीय एयरटेल को सेल करके चलेंगे। ऑन 620 के टारगेट्स के लिए भारतीय एयरटेल को आपको करना है सेल। ये आ रही है सिमी जी की तरफ से एक और सेल कॉल। इस समय गिरावट में ये काउंटर भी काफ़ी नीचे जा रहा है। आइए वेदांता पर एक राय लेनी थी। बंसल जी जरा देखें, वेदांता का चार्ट 270 के लेवल पर आज आया है, क्या चल रहा है इसमें? गिर रहा है और आज एक नेकलाइन भी स्टॉक ने तोड़ी है। एक मेजर नेकलाइन है 280 की नेकलाइन तोड़ा है और उसके बाद एक स्टीप फॉल यहां देखने को मिला है और नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 259 258 के अराउंड आता है। एक बड़ी रेड कैंडल भी बनी है और लेवल भी टूटा है। तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए दीपांशु ले रखा है, 1-2 दिन के लिए ले रखा है, तो उनको निकलने की राय होगी। तो ये आपके लिए वेदांता इस समय वायदा कारोबार का टॉप लूजर ये काउंटर बनते हुए दिख रहा है। इसमें काफी तेजी से गिरावट भी आई है। गिरावट आ रही है कुछ और जाने माने ट्रेडर फेवरेट नेम से, और इसमें एक और मेटल स्टॉक शामिल कर देते हैं, वो है JSPL। इसमें भी काफी तेजी से आप गिरावट देख रहे हैं, 5.5% नीचे JSPL है। हिमांशु जी जरा इसका चार्ट देखें, JSPL अब क्या चल रहा है और अगले लेवल्स कौन से निकल कर आते हैं? दीपांशु देखिए, काफी समय से चार्ट खराब था। इनफैक्ट चैनल पर शायद अनिल जी ने भी इसको सेल में काफी बार रिकमेंड किया था और जो सेलिंग है बेसिकली वो एग्जैजरेट होती हुई नजर आई है। जैसे ही स्टॉक ने अपना 360 365 का जो मल्टीपल वीक सपोर्ट था उसको निकाला। अब अगर यहां से आगे की मैं बात करता हूं तो दीपांशु इमीडिएट जो अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक का है वो लगभग 300 रुपए के आसपास है। मतलब यहां से 10% तक की गिरावट स्टॉक में और देखने को मिल सकती है एक मेजर सपोर्ट को टेस्ट करने से पहले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी जो खरीदारी है उससे बचना चाहिए और ये स्टॉक आने वाले दिनों में 300 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। ऑफ कोर्स इस लेवल पर फ्रेश शॉट बनाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। पुल बैक अगर मिलता है कोई 338 340 के जोन में, वहां पर शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट किया जा सकता है 348 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है आपके लिए JSPL जिस पर आपको और कमजोरी बनती हुई दिख रही है। कमजोरी तो अक्रॉस है, कोई भी एक सेक्टर एक स्टॉक ऐसा नहीं है जो आपको होल्ड आउट करने के इंडिकेशन दे। पर इस बाजार में क्या कुछ मौके बन सकते हैं या फिर एक रेयर नोटा आने वाला है? 2:30 बज गए हैं, आइए जानते हैं सेठी साहब की तरफ से सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब गुड आफ्टरनून सर, और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नोटा का ऑप्शन यूज नहीं करा। पहले जरा बाजार पर बताएं आपका क्या नजरिया बन रहा है, ये जो फॉल आई है कितना डर अब फैल रहा है सर इससे? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए दीपांशु, ये बाजार में जो गिरावट आई है वो कारण तो बहुत है। चारों तरफ जो खराब खबरों का सिलसिला रुकता ही नहीं है। कल की फेड रेट हाइक के बाद सुबह एक बार के लिए थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद से फिर डाउ फ्यूचर्स, मैंने सुबह भी यही कहा था कि एक नजर डाउ फ्यूचर्स पे रखनी है, और वहां पे जैसे ही वो नेगेटिव हुए हमारे यहाँ पे भी एक जोरदार सेलिंग हो गई और आज भी। और ये जो FIIs की रिलेंटलेस सेलिंग है वो तो कंटिन्यू रहनी है, बट सामने अगर म्यूचुअल फंड्स खरीदारी नहीं करते उस लेवल पे या उसको कॉम्बैट करने के लिए, तो फिर बाजार में एक भारी बिकवाली दिखती है। तो आज भी ये जो गिरावट आई है, अब हम लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में है, वीकली एक्सपायरी है, तो मैं तो थोड़ा अब यहाँ से ऑप्टिमिस्ट हूँ कि इन द सेंस कि अब इन लेवल्स पे आके शॉर्ट तो करने की सलाह नहीं रहेगी। बाकी इवेंट्स है, अभी 4 देशों के जो हेड ऑफ स्टेट है वो मिलने गए हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से। अगर वहां से कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है एंड सैनिटी प्रिवेल्स, तब फिर यू नेवर नो। तो इस लिहाज से बट इस बाजार में भी मुझे लगता है फंडामेंटली जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है उनमें बिल्कुल मिलते हैं और उनमें खरीदारी करने की सलाह। तो एक स्टॉक आज रडार पे आया है जिसपे मुझे लगता है इन लेवल्स पे आज के गिरे हुए बाजार में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। बताएं फिर कौन सा है वो स्टॉक?
दीपांशु, वो स्टॉक है गुजरात एल्कलीज। गुजरात एल्कली के नाम से ही टिकर है, GUJALKALI। 715 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग कॉस्टिक सोडा बनाने वाली कंपनी है। 2 प्लांट है, एक दहेज में और एक वडोदरा में। भारतीय मार्केट का इसका 12% का मार्केट शेयर है और 14% जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से आता है, जो कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया इस तरह के देशों में एक्सपोर्ट करती है। और बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। स्टॉक के वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत सस्ता है, 9 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। मार्च तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार थे। 221 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 34 करोड़ का पैट था। डेट इक्विटी रेशियो है एकदम नेग्लिजिबल, 0.08। कंपनी स्टॉक की बुक वैल्यू है 803, 803 रुपए की बुक वैल्यू है। तो ये बुक वैल्यू से 10% नीचे, लगभग 0.9 टाइम्स बुक वैल्यू ट्रेड करता है। और आज इस स्टॉक को पिक करने के पीछे एक कारण है कि आज खबरें चल रही है कि एक यूएस में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉस्टिक सोडा बनाने वाली कंपनी है, वेस्ट लेक नाम है उसका। उसने अपने कोई प्लांट को बंद किया है क्रिटिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट फेलियर की वजह से। तो मुझे लगता है उसके कारण से इंटरनेशनली भी कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस काफी बढ़ेंगे, उसका फायदा दिखेगा। बट आज के इस बाजार में ये सब खबरों को कोई तूल नहीं दे रहा। बट मुझे लगता है अगर ये नॉर्मल दिन में ये खबर आती तो ये स्टॉक तो यहाँ से 5-7% ऊपर हो सकता था। तो इस स्टॉक में ये जो 717-18 के लेवल पे शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें टारगेट है शॉर्ट टर्म का 745 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 700 रुपए का। गुजरात एल्कलीज पर करनी है खरीदारी और खबर के दम पर भी स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है। ऑफ कोर्स आज के बाजार में कोई ध्यान नहीं दे रहा, बट बात यही है कि आज के बाजार में जहां चौतरफा बिकवाली, एटलीस्ट ये स्टॉक गिरा नहीं है, एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। सेठी साहब की नजर है गुजरात एल्कलीज। एक ही स्टॉक दे रहे हैं सेठी साहब, बट एटलीस्ट आज के वीक बाजार में भी सेठी साहब हमारे साथ जुड़े थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। इस समय थोड़ी देर में अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी लेंगे और जानेंगे कि अब बाजार पर क्या नजरिया बन रहा है और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से निकल कर आ रहे हैं। इस पर रखिए नजर और नजर रखिए FMCG पर। नेस्ले, ब्रिटानिया ये थोड़ी थोड़ी खरीदारी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज और कुछ एक्शन वहां पर बन नहीं रहा है। तो चुनिंदा FMCG काउंटर्स में आपको थोड़ी मूव आती हुई इस समय दिख रही है। एक ब्रेकडाउन है ग्रैन्यूल्स में। बंसल जी जरा ग्रैन्यूल्स का चार्ट देखें। इस गिरावट से पहले थोड़ी खरीदारी आई थी, अब वापस से चल रहा है। दीपांशु, ये इसमें एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन है और इसको दीपांशु मैंने 13 जुलाई के बाद 14 जून को मैंने इसको पिक ऑफ द डे में सेल भी दिया था। तो वो सेल के टारगेट तो अचीव हुए हैं, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियरली डिस्टॉर्टेड है और गिरावट इंटेंसिफाई होगी और नीचे में मुझे लगता है स्टॉक 218, 222 तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। तो बिकवाली की राय है ग्रैन्यूल्स पर। तो ये ग्रैन्यूल्स बिकवाली की राय इस पर आती हुई दिख रही है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, एक और कॉल है उनकी तैयार। बताएं सुमित जी। जिस स्टॉक को बेचना है उसका भाव चल रहा है 144 रुपए, 144 रुपए 10 पैसे। स्टॉक का नाम है NTPC। NTPC रिसेंट के स्विंग लो ब्रेक कर रहा है। आज की एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ वाली कैंडल फॉर्म हो रही है। मेरे को लग रहा है कि NTPC के अंदर यहां से 8 से 10 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 150 रुपए, 151 रुपए का है। तो 150 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के NTPC में यहां पे CMB पे बिकवाली करें। नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं NTPC में 1 से 2 दिनों में, वो है 138 रुपए से लेके 135 रुपए तक के। NTPC में यहां पे CMB पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 150 का स्टॉप लॉस और 138 और 135 ये 2 लेवल 1-2 दिनों के अंदर नीचे में देखने को मिल सकता है। ओके, NTPC इस पर भी एक सेल कॉल आपके लिए आती हुई दिख रही है और ये स्टॉक भी आपको काफी कमजोर होते हुए दिखेगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये काउंटर है जो होल्ड आउट कर रहा है। ऑफ कोर्स होल्ड आउट रिलेटिव टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ, गिरा नहीं है बेसिकली, बट इस पर भी हमने एक्शन बनते हुए देखा था। और जैन साहब कल कुछ खबर भी आती हुई दिख रही थी इस काउंटर की तरफ से। एक तो बटरफ्लाई गांधीमती का तो एक्विजिशन हुआ ही है, अब ये किचन अप्लायंसेज में जा रहे हैं, चिमनी सेगमेंट है, बिल्ट इन ओवंस है, डिश वॉशर्स है। बेसिकली अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बटरफ्लाई गांधीमती के एक्विजिशन के बाद। इस स्टॉक को आप ट्रैक करते हैं सर? ट्रैक करता हूं, बट जनरली रेकमेंड नहीं करता क्योंकि मुझे ये सेगमेंट थोड़ा महंगा लगता है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। हालांकि आज नहीं टूटने का रीजन ये कि ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों में दिया हुआ है। 500 के लेवल से 320 पे आया हुआ है, तो ऑलरेडी करेक्टेड है। और जो बटरफ्लाई गांधीमती है ये मेरी एक वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज थी। हालांकि उसको मैंने जेम्स में इंक्लूड नहीं किया था,
बिकॉज ऑफ सम लिक्विडिटी रीजंस या जो भी, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड ही करके रखे, बाकी कोई विशेष कोई बहुत ज्यादा इसमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। नो एवरेजिंग ऑल्सो एट दीज टाइम्स, और एग्जिट भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी करेक्टेड है। वैल्यूएशन जो पहले महंगे लगते थे उसके सामने अब सस्ते लगने लगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इन लाइन ही था, एंड जो प्रोडक्ट प्रोफाइल ये बढ़ा रहे हैं, सर्टेनली उन चीजों को बेटर मल्टीपल्स मिलते हैं इन द कमिंग फ्यूचर, बट अच्छे मार्केट्स में मिलते हैं। सो आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये सब को देखते हुए होल्ड है ये। तो ये है आपके लिए एक होल्ड की राय आती हुई दिख रही है जहां तक क्रॉम्पटन ग्रीव्स का सवाल है। एक राय लेनी थी डेल्टा कॉप पर, और वो लेनी थी कुणाल जी से। कुणाल जी, वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, पता है, ट्रेडिंग व्यू नहीं ले रहा हूं, बट जो ब्रेकआउट आया था डेल्टा कॉप में जिसकी वजह से ये 330 पर गया था, वो 165 या 160 के आसपास आया था, और जहां से रैली शुरू हुई थी वहीं पर अब स्टॉक वापस आ गया। तो घूम फिर के डेल्टा कॉप, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे तो जहां से रैली शुरू हुई थी एग्जैक्टली उसी लेवल्स पर अब आ गया है। तो अब क्या होगा सर, इस पर इन लेवल्स पर सपोर्ट मिल जाएगा या फिर अब ये भी ब्रेक कर सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने दीपांशु। देखिए, जो पिछले साल मई के स्तर हैं वो वापस से डेल्टा कॉर्प में देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत स्टीप रैली हमने देखी और उसके बाद ब्रेकडाउन आया, और ब्रेकडाउन भी बिल्कुल साफ चार्ट पर दिखाई पड़ा था। अब जो है ये स्टॉक एक मेजर सपोर्ट रीजन के आसपास ट्रेड करने लगा है। मेजर सपोर्ट मुझे 150 के आसपास नजर आता है, यानी कि यहां से भी 10% नीचे अब एक सपोर्ट है, और 150 का सपोर्ट मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत संभावना है कि उन लेवल से आपको कम से कम एक बाउंस देखने को मिलेगा। ये भी याद रखना चाहिए कि स्टॉक डीपली ओवरसोल्ड है और लगातार कई रेड कैंडल्स बन चुके हैं, तो एक पुलबैक का आना लाजमी है। तो 150 के आसपास मुझे लगता है स्टॉक को कुछ स्थिरता मिलेगी। डेल्टा कॉप, इस बीच लाइव विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जो यूक्रेन में मीटिंग होने वाली है। जर्मनी, फ्रांस और इटली के प्रधानमंत्री जेलेंस्की साहब से यूक्रेन में मिलने वाले हैं। वो लाइव विजुअल्स आपके पास आ रहे हैं। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले इमैनुअल मैक्रोन साहब, फ्रेंच प्रेसिडेंट, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे थे। ओलाफ शॉल्फ जो जर्मन चांसलर हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं। ऑफकोर्स ये लाइव विजुअल्स हमारी स्क्रीन पर इस समय आते हुए दिख रहे हैं। तो जो अहम बैठक होने वाली है यूक्रेन मुद्दे को लेकर, उसके लिए तीनों देश के प्रमुख यूक्रेन पहुंच चुके हैं। अब क्या निकल कर आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पर वो मीटिंग चल रही है। ऑफकोर्स एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी कॉर्डन भी इनके आसपास बना हुआ है, बट इस पर भी बाजार की एक नज़र बनी हुई है। आपकी स्क्रीन पर फिलहाल बीच में अगर आप देखें तो जर्मन चांसलर भी आपको दिख रहे हैं, ओलाफ शॉल्फ साहब। इस पर पूरे बाजार की नज़र बनी हुई है। और अनिल जी, आपसे भी यही बात चल रही थी इस मुद्दे को लेकर। जो मीटिंग है अब तो वो हो रही है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आ सकता है, यही सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है दीप। अगर थोड़े भी संकेत आते हैं कि कहीं न कहीं युद्ध विराम की तरफ या युद्ध विराम तो क्या, विराम तो है ही है, युद्ध खत्म करने की तरफ अगर दोनों देश आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये यूक्रेन को ही कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा कि भाई हम खत्म कर रहे हैं या जो भी है, तभी रशिया आखिर बातचीत करने के लिए बैठेगा। फिर उनके ऊपर भी दबाव बनेगा कि जब एक देश मना कर रहा है तो अब आप क्यों कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखते हैं क्या कुछ होता है। यही कोई और दिन होता तो इस खबर पे कि 3 लोग वहां पहुंचे हैं, एग्जैक्टली उसी में मार्केट 200-300 पॉइंट आराम से उछल जाता। चलो 3 लोग, पहले होता था कि खाली बातचीत की खबर आ रही है उसी में भाग जाते थे मार्केट। वक्त की बात है, एक कोई खबर, छोटी सी खबर बड़ा असर डाल देती है, कभी कभी बड़ी खबर का कोई असर नहीं होता। तो आज मूड माहौल ऐसा है कि 3 बड़े राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे हैं। हो सकता है युद्ध खत्म करने की तरफ बड़ा कदम हो, एग्जैक्टली होने की संभावना भी है। फिर भी बाजार का मूड माहौल ऐसा है कि आप असर देख नहीं रहे, नहीं देख रहे, ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, यही मार्केट है। मतलब वही हाल है। वो एक, ये तो पता नहीं, मुझे थोड़ी गिनती की इंग्लिश की कहावतें याद है या स्टेट में ऐसे कोट्स याद हैं लोगों के। उसमें एक कोट ये भी कि मार्केट कैन रिमेन इर्रेशनल लॉन्गर देन यू रिमेन सॉल्वेंट। बिल्कुल। किसने कहा है, मेरा नहीं है, ये किसी ने कहा है जाने माने आदमी ने कि भाई मार्केट इरेशनल, मतलब मार्केट जरूरी नहीं कि आप सोचो कि फेयर है या सही है, गलत, मार्केट गलत रह सकता है और उतने लंबे समय गलत रह सकता है जैसे कि आप दिवालिया न हो जाए। तो आपको बर्बाद करने के बाद तब संभल सकता है। लेकिन वही वाली बात है, ऐसा ही है मार्केट, ये सदियों से ऐसे ही है, जब से है तब से ऐसे ही, आगे भी ऐसा ही रहेगा। हमें एडजस्ट करना है, मार्केट एडजस्ट नहीं करेगा। बट फ्रेंच प्रेसिडेंट लाइव आपकी स्क्रीन पर इस समय है यूक्रेन में, वहां पर बैठक के लिए पहुंचे हैं। आइए अनिल जी से स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं इस समय की, थोड़ा लेट हो गए, बट आइए जानते हैं इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी।
अपडेट मैं दे देता हूं सर, आई डोंट नो उसका कितना मायना है, बट डाउ फ्यूचर्स देखिए अनिल जी 30,000 तोड़ने की तैयारी में, डाउ फ्यूचर्स 650 अंक को कट आ रहा है, तो अगेन इंपोर्टेड वीकनेस ही है जो भी हमारे बाजार में आ रही है। और नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए सर 3% नीचे ऑलमोस्ट नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं, तो भारी भारी गिरावट इस समय अमेरिकी फ्यूचर्स की दिख रही है। यूरोप के बाजारों का भी ऐसा ही हाल इस समय बना हुआ है। एक अच्छी बात है हमारा रुपया स्टेबल है, इस बाकी इक्विटी मार्केट राउट में रुपया ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट अदरवाइज बाजारों में तो काफ़ी भारी गिरावट है। क्या करना है सर इस समय? क्या करेंगे दीप, करने जैसा क्या बचा क्या है अभी आपके पास? 14,900 15,200 का इंतजार करें, वो आखिरी उम्मीद है, आखिरी उम्मीद की किरण की। अगर 20% पे निफ्टी को जाकर रुकना है, अटकना है कि बेयर मार्केट में नहीं जाना है, तो 14,900 से 15,200 की रेंज है, जो आज नहीं तो कल आने की संभावना है। घूमना है तो वहीं से घूमेंगे, नहीं घूमना है तो यहीं से। तो बाकी फिलहाल ऐसे कोई रीजन तो है नहीं। एक ही रीजन आप कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड है, दूसरा रीजन है कि अगर रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम हो जाए तो ओवरसोल्ड मार्केट के लिए बढ़ने की तैयारी हो सकती है, लेकिन उसके दम पर खरीदने की हिम्मत और इच्छा कितने लोगों की है, वही वाली बात है। इसलिए बेहतर है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका एक 10-15% का इंस्टॉलमेंट आज जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब 15,400 के नीचे आ गए एक चांस ले लीजिए, 14,900 15,000 आता है तो और आप 15-20% डाल सकते हैं, वहां तक इन्वेस्टेड होना ठीक है। उसके बाद की बाद में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर के तौर पर थोड़ा सा 10 से 15% का पैसा आज लगा सकते हैं, बाकी 10-15% कल लगा लें, और अगर आज नहीं लगाना है तो कल 25% लगा लें। आज और कल में से थोड़ा पैसा तो आपका मार्केट में जाना चाहिए। अगर कल और खराब हुआ तो, अगर ये लगे कि कल रशिया यूक्रेन के चक्कर में अगर ऊपर खुल गया तो वो आपको लालच हो तो फिर थोड़ा आज डाल दीजिए, नहीं तो फिर कल करेंगे तो 25% कल दूसरा इंस्टॉलमेंट जा सकता है। पहला इंस्टॉलमेंट हमारा 25% का 15,700 पर गया है, राइट, 15,750 के आसपास। दूसरा इंस्टॉलमेंट 15,350 के आसपास जाना चाहिए, उस हिसाब से आपका बनता है। रहा सवाल ट्रेडर्स का, तो आपके लिए सिंपल है, जितनी लीवरेज पोजीशन कम रखेंगे उतनी बढ़िया है। दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांस ज़्यादा हैं, सो आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें या हेजिंग करके रखें। डेटा बता दूं आपको क्या कह रहे हैं। जी सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 15,500, राइट। 15,500 के कॉल्स पर 80 लाख शेयर हैं, जिसमें से 75 लाख शेयर आज ही जुड़े। आज तो 15,500 के ऊपर निकलना अब मुश्किल है, तो वो निकलेंगे तो ही आपको मजबूती का पहला संकेत आएगा। अगर हो भी गए तो जहां से आपको ब्रेकडाउन मिला लगा 15,650 के आसपास का, ठीक है दीप। 15,600 के कॉल पर कितने राइटर सोच सकते हो? 1 करोड़ 12 लाख शेयर 15,600 पर, वो तो जाने नहीं देंगे। 80 लाख 15,500 पर, 60 लाख 15,550, 15,600 1 करोड़ 12 लाख, इतना कॉल राइटिंग भर भर के होके रखी है। तो इसलिए ऊपर जाना ही मुश्किल है। आज इफेक्टिवली आपकी अगर क्लोजिंग 15,500 के आसपास भी आ जाती तो अपने आप को धन्य समझिए, और 15,500 के नीचे क्लोजिंग आने पर आप खराब तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये आपके लिए लेवल्स है। बैंक निफ्टी 33,000 पार करना अब मुश्किल होगा। 33,000 के कॉल पर 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 33 लाख शेयर आज ही जुड़े, तो बचे हुए समय के लिए आपके लिए 33,000 ऊपर की लेवल हो गई, नीचे 32,500 आपके लिए हल्का फुल्का सपोर्ट है। सो आई थिंक 32,500 से 33,000 की रेंज में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आज क्लोज होना चाहिए, और निफ्टी 15,500 के नीचे होना चाहिए। ये संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करने की ही राय है फिलहाल, सिंपल सी बात ही। कुछ नहीं करें, सिंपल सी बात यह है, थोड़ा देर बस वेट एंड वॉच करें, हल्के रहें। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा पैसा आप लगा सकते हैं, थोड़े इस पैसे की और स्पेस रखें, अदरवाइज बाजार और वीकनेस के लिए तैयार है। आइए स्वागत करते हैं भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। गुड आफ्टरनून भसीन साहब, जरा एक बार बाजार पर व्यू दें, जो ये बड़ी गिरावट है और क्वांटम ऑफ सेलिंग ग्लोबली और हमारे मार्केट में क्या चल रहा है सर? ये गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो मेरे हिसाब से दिस इज ऑल कैपिचुलेशन बिकॉज पीपल डोंट एक्सपेक्ट अ ब्रेक थ्रू इन द टॉक्स, बट मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। आई थिंक दैट आज जो ये यूरोपियन लीडर्स की बातचीत है उसका बहुत दारोमदार है, एंड इट शुड टर्न आउट टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। सो ये डाउ फ्यूचर जो आपको इतने नीचे दिख रहे हैं, मे बी बाय द एंड ऑफ द डे दीज ऑल रिकवर, and you know this is all front running. First the European leaders will go, and then when the peace talks break out, then the US will come. So NATO is throwing in the towel, they want Kyiv to give in, but ये सब बातें हैं, तो बातों के सामने मार्केट अपनी रुख ले रहा है। I am very very confident that today we have seen, you know, on a volume base, on all basis, at least a near term capitulation. I still think that, like I told you, 17th 18th the market direction turns. I am very very optimistic from Monday this market will turn,
and over the weekend you could be surprised if you get some very big peace talks on both Russia Ukraine. आज ये जो बातचीत है ये काफी अहम है और देखते हैं इस पर कोई हल निकल कर आता है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको लाइव विजुअल्स भी उस बातचीत के दिखा रहे थे। बताएं सर फिर इस समय क्या करना है बाजार में? तो दीपांशु देखिए वॉलेटिलिटी बहुत है, लेकिन 3 बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो मैं लेने की रिकमेंडेशन दूंगा। अब आपको रिस्क रिवॉर्ड अपने आप देखना है, स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा दीजिए, लेकिन टारगेट इनमें आपको पास रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। सबसे पहले आप लीजिए जी टीवी। मुझे लगता है सोनी की कैपिटल इन्फ्यूजन और आईपीएल की राइट से जी को एक स्पोर्ट्स में चैनल में और वो मिलेगा, एंड आई थिंक जी शुड बी अ वेरी गुड बाय एट दिस 213 लेवल। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 206, लुक फॉर टारगेट ऑफ 235। डीएलएफ 305 रुपए में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 296, 335 का टारगेट। और टाइटन 2050 में लीजिए, 1975 का टारगेट, 2250 का टारगेट। तो 3 बाय कॉल्स आपके लिए आ रही हैं। जहां तक भसीन साहब का सवाल है, जी एंटरटेनमेंट 235 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं आप, 206 का होगा आपका स्टॉप लॉस। डीएलएफ में खरीदारी करें 335 के टारगेट के लिए, यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है आपको 296। और टाइटन यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 2250 के टारगेट के लिए। ये भसीन साहब की राय आ रही है। थोड़ा स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो डीप रख सकते हैं बाजार की वॉलेटिलिटी को मूड माहौल में देखते हुए, बट इस समय ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं भसीन साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह आपसे फिर से करेंगे मुलाकात और जानेंगे कुछ और बाजार पर आपका नजरिया। इस बीच कुछ फ्रेश ब्रेकडाउन्स भी आते हुए दिख रहे हैं। स्ट्राइड्स फार्मा को देखिए, 300 का लेवल भी इसने अभी अभी तोड़ा है। तो ग्रैन्यूल्स के बाद अब स्ट्राइड्स भी है जहां पर आपको फ्रेश बिकवाली आती हुई दिख रही है। एसआरएफ यहाँ पर 4.25% की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। 2200 का लेवल एसआरएफ तोड़ते हुए दिख रहा है। सिमी जी भी है हमारे साथ। सिमी जी एक बार जरा एसआरएफ पर राय दें, 2200 का लेवल तोड़ते हुए दिख रहा है इस समय। 2200 के नीचे स्टॉक वीक ही है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 2187 के आसपास एक हल्का सा सपोर्ट है दीपांशु। वो सपोर्ट अगर टूट गया तो स्टॉक 2100 तक भी जा सकता है। जब सेल ऑफ में ही है तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स एक्सपेक्टेड है। 2187 के नीचे एकदम आंख बंद करके 2100 के लिए सेट करना चाहिए। मैंने सारे कैश लेवल्स दिए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एसआरएफ पर राय। आइए, बाजार में लगातार गिरावट हो रही है। इस गिरावट से निफ्टी के प्राइस अर्निंग मल्टीपल में आई है कमी, पीई मल्टीपल, जिसके बेसिस पे आप कहते हैं कि निफ्टी की कंपनियां कितना कमा रही है, जितना कमा रही है उसके सामने कितना गुना वैल्यूएशन पे ट्रेड करना चाहिए। पीई मल्टीपल जितना ज़्यादा उतना महंगा मार्केट, पीई मल्टीपल जितना कम उतना सस्ता मार्केट, और आप जितने कम पीई मल्टीपल पे खरीदेंगे उतने आपके लिए रिस्क कम हो जाती है। तो क्या इतनी गिरावट होने के बाद निफ्टी के पी मल्टीपल में कोई कमी आई है? ज़रूर आई होगी। कितनी आई है और इसका क्या मायना है? वरुण हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। वरुण बताइए, निफ्टी के वैल्यूएशंस पे क्या है रिपोर्ट? जी, तो पी मल्टीपल में अच्छी खासी कमी है, ये बात तो सही है। और पिछले महीने से अगर हम देखेंगे तो कमी आ ही रही थी। देखिए इस बार जो निफ्टी का पी मल्टीपल है, अगर आप एवरेज मंथली निफ्टी पी मल्टीपल देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 20 के नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब 20 के नीचे का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर ये 20 के नीचे चला जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट देखने मिल रही है, तो 2016 फरवरी के बाद पहली बार होगा कि निफ्टी का पी मल्टीपल मंथली एवरेज बेसिस पे 20 के नीचे जाएगा। इसके पहले अगर आप देखते तो जब कोविड लोज भी बनाए थे निफ्टी ने, तब भी एवरेज मंथली पी मल्टीपल जो है वो 20 के नीचे नहीं गया था, 20.4 के आसपास था। और मार्च में अगर आप, ये अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रैल 2020, और मार्च 2020 को भी अगर आप देखेंगे तो 21.4 के आसपास था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो पी मल्टीपल जो है वो ऑलमोस्ट 20 के आसपास पहुंच चुका है। और अगर मार्केट में इसी तरह की गिरावट देखी गई तो ये जो है वो 20 के नीचे चला जाएगा, जो कि फरवरी 2016 के बाद का सबसे निचतम स्तर है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अब जो पी मल्टीपल आया है, कल का अगर आप देख लेते तो 19.42 के आसपास था। 3 अप्रैल 2022 के बाद का ये सबसे निचला स्तर है। उसके बीच में इस तरह की गिरावट जो है निफ्टी के पी में बिल्कुल भी नहीं देखने मिली थी। और अगर आप इसके पहले देखेंगे तो अप्रैल के महीने में 20.3 के आसपास था, वहाँ से भी निफ्टी का पी जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन जो 23 मार्च का निफ्टी का पी था, जब क्लोजिंग लेवल पे हमने लो बनाया था, वो करीब 17.15 के आसपास था। तो अगर वहाँ तक जाना है तो फिर 13,800 के आसपास का लेवल आपको देखने मिलेगा। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि मंथली पी जो है वो 20 के नीचे नहीं जाता है, और जब जब जाता है तब एक रिबाउंड देखने मिलता है। मैंने इनफैक्ट 1990 से अब तक का 23 साल का निफ्टी का पी का हर साल का एवरेज लेके पूरा एवरेज निकाला, और टोटल एवरेज जो है पूरे 23 साल का वो करीब 20.7 के आसपास आता है। उससे नीचे हम ऑलरेडी जा चुके हैं।
मंथली बेसिस। मतलब मंथली बेसिस पे आप पी मल्टीपल निकालो निफ्टी का, 20 के नीचे कभी जाता नहीं। 20 के नीचे जाता नहीं है। एक गया था, मतलब गया है ऐसा नहीं है, इसके पहले जब गया था वो फरवरी 2016 था, उसके बाद से कभी 20 के नीचे निफ्टी का मंथली जो पी एवरेज है 2008 की मंदी में, 2008 अनिल जी एक मिनट, लेमन ब्रदर्स वाली जो मंदी हुई थी 2008 में, हाँ तब गया था 19, 17, 18, 12 भी गया था, उसमें 12 भी गया था। तो इसके लिए मैंने 2016 की बात किया। ठीक है, मतलब मंदी तो ढंगढांग की 2008 में हुई थी। हाँ, अगर उससे बाद 2020 की हुई, करेक्ट। पर 2020 में भी 20 के लेवल के नीचे नहीं गया मंथली बेसिस पे। उसका रीजन है 2020 में 20 के नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि नहीं 60 दिन में मंदी खत्म हो गई ना। हाँ, छोटी मंदी थी। मंदी आई क्वांटम में ज्यादा थी, समय के हिसाब से कम थी। आप तो मंथली वाली बात कर रहे हैं ना। हाँ, मंथली वाली बात। मंथली वाली में तो फिर आप लंबी मंदी चले ना, तब जाके आपको मंथली बेसिस पे मिलता है ना। राइट अनिल जी, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 20 के आसपास तो आ ही चुका है। हाँ, और इस बार यहाँ से हाँ, अब कल का अगर आप निफ्टी का पी देखते हो तो 19.4 था, आज आई एम श्योर 19.3 के आसपास आ जाएगा ये। करेक्ट। 19.2 के आसपास भी आ सकता है जिस तरह से गिरावट देखने मिली। तो ये आपका एवरेज मंथली पी जो है उसको 20 के नीचे ले जाएगा। तो वो एक फैक्टर है। हालांकि मार्केट तो मार्केट है। अगर जो 3 अप्रैल जो मैं कह रहा हूँ 18.22 के आसपास, वहां के बाद ये सबसे निचला स्तर है, अगर वो लेवल पे भी पहुंचना है तो 2016 में ऐसा क्या हुआ था कि जो ये इतना नीचे आया पी मल्टीपल उस वक्त निफ्टी का? 2016 तो ऐसा कोई बड़ी मंदी वाला टाइम तो नहीं था। नहीं था, लेकिन आई थिंक वो रेट हाइक्स चल रहे थे ना, 2015 से रेट हाइक्स शुरू हुए थे, तो शायद इलेक्शन का टाइम भी नजदीक आ रहा था उस समय। 2016 में इलेक्शन भी थे मेरे ख्याल से, यूपी इलेक्शन थे, बट वो तो खैर एंड ऑफ द ईयर थे। तो चलिए एनीवे, तो ये है आपके लिए मंथली बेसिस पर मार्केट थोड़े से ओवरसोल्ड हो रहे हैं या यूके के वैल्यूएशंस के लिहाज से आकर्षक हो रहे हैं, यही आप कहना चाहते हैं? वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा आकर्षक है। बस 2008 जैसा ना हो तब तो ठीक है। करेक्ट, राइट सर। मेरे को एक्चुअली इस पे ऐसा होना होता तो 2020 में भी हो जाता। जब एक ऑल ऑफ अ सडन जो इवेंट हुआ, एटलीस्ट यहाँ पे हमें इवेंट तो पता है, वहाँ तो इवेंट ही नहीं पता था। इसमें एक्चुअली अब ऑफ कोर्स थोड़ा समझना मुश्किल होगा, बट इसे अच्छा माने कि यूजुअली 20 के नीचे नहीं जाता है, तो चलिए आपके पास रूम समझने के लिए बनता है कि ये एक वो है, या फिर इसे ऐसा माने कि 2016 में जो कोविड के समय नहीं हुआ वो ऑलरेडी अब होते हुए दिख रहा है। तो देखिए कि इस समय की सिचुएशन कैसी है। कहना मुश्किल है, नहीं समझ आता। दोनों तरफ से इसमें एक आर्गुमेंट वो बात सही है। जरा एक बार कुणाल जी भी इस पर विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं, जैन साहब की भी राय ली जाए। कुणाल जी बताएं। अनिल जी देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो अनिल जी 2016 में हुआ था डीमोनेटाइजेशन, तो अनिल जी उस वक्त वो पी ड्रॉप हुआ था। और दूसरी बात अनिल जी, जो अभी आपने कहा कि जो ये फॉल आ रहा है पी में, इसमें अनिल जी ये चीज नोट करनी चाहिए कि इस बार पी 40 के लेवल से नीचे आ रहा है, यानी कि साल भर से लगातार पी में हम करेक्शन देख रहे हैं। 2008 में भी जब पी घटा था तो अनिल जी 1 साल से ज्यादा तक पी लगातार नीचे नहीं आता, तो इस बार 40 से घटकर ये 19-20 आया है। तो मुझे लगता है अनिल जी काफी हद तक अगर आप पी के हिसाब से देखें तो ये बेस बन चुका है पी का। सही है। लेकिन हाँ, 2016 की जो नोटबंदी वो तो अक्टूबर में हुई थी मेरे ख्याल से। पी का जो आपका लेवल नीचे का था वो फरवरी का था। तो वो पहले हो गया। बात सही है, नोटबंदी लेट हुई थी। बट हाँ, ये बात सही है कि इस बार जब मार्केट बढ़े थे तो सब लोग ये कहते थे कि आमतौर पर 28-30 के पी मल्टीपल से ऊपर निफ्टी ट्रेड भी नहीं करता, राइट। लेकिन इस बार 40 के मल्टीपल से भी ऊपर तक गया था। तो इस हिसाब से तो काफी कुछ करेक्शन हो गया। आधा 50% प्राइस मल्टीपल उड़ चुके हैं। जैन साहब, आपकी राय दें। नहीं, बिल्कुल देखिए अनिल जी, पी मल्टीपल्स तो देखना चाहिए। और इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली कोई सेमिनार में भी इसके ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन किया था। एक चीज और देखनी होगी, इंटरेस्ट रेट्स को भी हर बार उसको इसके साथ एक बड़ा फैक्टर होता है पी मल्टीपल और इंटरेस्ट रेट का फैक्टर भी। तो इस बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो ये लाजमी है कि घटेगा। मुझे लगता है कि और भी नीचे आ सकता है, और कुछ जून में देखिए रिजल्ट्स आए तो उसकी वजह से भी ऊपर आया। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस नजर आ रहा है। 15, 16, 17 ये जो रेंज है वहां पे लेगा। बाकी जो 12 का जो बात थी उतना तो नहीं लगता है, क्योंकि वो उस टाइम पे हुआ था जरूर से, जो आपने लेमन ब्रदर्स वाला एपिसोड था, दैट वाज द वर्स्ट पीरियड। और हर बार ऐसा आता है माहौल, मुझे लगता है कि 1.5 साल 2 साल लगते हैं, फिर वापस से चीजें वापस से रिबाउंड करेगी। नेक्स्ट ईयर ये नहीं भूलना चाहिए कि प्री इलेक्शन ईयर रहेगा। 2024 इलेक्शन है तो 2023 में माहौल बनेगा। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अब एक अच्छा खासा लेवल है जो वैल्यूएशंस के लिहाज से अट्रैक्टिव हो गया, पी का लेवल। ये है राय आपके लिए निफ्टी के पी मल्टीपल पर इस वक्त, और पूरी की पूरी रिसर्च हमने रखी है आपके सामने। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर के बिगुल का।
माफ कीजिएगा, ये स्पेशल पिक है और बिल्कुल भी स्पेशल पिक का ही वजह है। कुणाल जी, राकेश जी नाराज ना हो, मैं गलती से चार्ट कॉर्नर बोल गया। इतने सालों की आदत है, एकदम से जाएगी नहीं। स्पेशल पिक भी आपको रोज रोज देते नहीं। काफी समय बाद स्पेशल पिक। हाँ, बहुत समय बाद आई है। तो इसमें हमारी गलती ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। जी, थैंक यू बचाने के लिए। जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, बाजार में जिस तरह की गिरावट आते हुए दिख रही है, अभी भी हमें लगता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और उसमें से एक स्टील सेक्टर है। जेएसडब्ल्यू स्टील में हमारी बिकवाली की राय है, और इसकी वजह यह है कि स्टॉक में एक बेरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ सत्रों में हमने इसमें एक पुलबैक देखा था बड़े ब्रेकडाउन के बाद, और आज हम देख रहे हैं कि रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहां शॉर्ट करने की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, और टेक्स्ट बुक वाला पैटर्न जो कुणाल जी बोलते हैं ना, परफेक्ट सेल पैटर्न है। और एक जमाने में जब आप बोला करते थे कि ये तो गयो, तो ये बिल्कुल सारे घर पूरा कर रहा है, बट कोई चीज गारंटी नहीं होती, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 562 562 का स्टॉप लॉस है, 530 532 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील पर बिकवाली की राय है। जब जो स्टील पर बिकवाली की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से एक्चुअली ये मेरे रडार पे भी था, और आज भी हम भी यही कह रहे थे कि मेटल में अभी भी जगह है। मैं 550 के टूटने का इंतजार कर रहा था। मैं 550 पे आके बार बार इसके आसपास से घूमता है, तो मैं सोचा 50 पे आके बार बार इसके आसपास से घूमता है, तो मैं सोचा इसके नीचे जाएगा तो कल के 2000 में दिया जाएगा। लेकिन कुणाल जी राकेश जी ने पहले सपोर्ट कर लिया, और वो भी स्पेशल पिक के तौर पर। कोई 550 की कोई लेवल की बड़ी इंपॉर्टेंस है कुणाल जी इस स्टॉक के लिए, या मेरे मन में ही है साली? नहीं जी देखिए, 550 पर एक इंट्राडे या इंटरमीडिएट सपोर्ट जरूर है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चार्ट पर, वो इसमें बेरिश फ्लैग पैटर्न बना है अनिल जी, और बिल्कुल कॉपी बुक परफेक्ट पैटर्न बना है, ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। तो अनिल जी आपके तो जहन में ही, दिमाग में ही सारे चार्ट्स हैं अनिल जी, आपको चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं। अच्छा, मेरे को ही नहीं पता था। आज कुणाल जी ने बताया तो समझ में आया। अच्छा, लेकिन बाकी बड़े बड़े लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये केवल संयोग नहीं है। कितनी बार अनिल जी आप जो स्टॉक देते हैं जिसमें आप सेल दे रहे होते हैं, वही हमारे चार्ट्स पर भी आता है, और आप कई बार पहले बता देते हैं, कई बार थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो अनिल जी चार्ट से बिल्कुल आपकी राय मेल खाती है 90% ऑफ द टाइम। संयोग नहीं, सहयोग है ये। अच्छा, और बाकी जो क्या अगर आप जी कुणाल जी। अनिल जी अगर आप क्लोजेट चार्टिस्ट हो तो आज आप खुलासा कर सकते हैं। वो कौन सा, वो क्या होता है? चुपचाप चुपके से, छुपा रुस्तम, चुपके से चार्ट देखते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। छुपे रुस्तम, चुपचाप देखने में क्यों? ऐसे तो है, तो थोड़े बहुत जैन साहब है, छुप छुप के कभी कभी देखते हैं। मैं जैन साहब देखते हैं ना, रिसेंटली बात भी कर रहे थे इसके बारे में। नहीं, मैं रोज देखता हूँ। मैं झूठ बोलूं, मैं रोज देखता हूँ। मैं फंडामेंटल्स का एक स्ट्रॉन्ग वो तो हुई हूँ, फंडामेंटल्स तो देखेंगे ही देखेंगे, बट टेक्निकली एग्जिट और एंट्री के लिए टाइमिंग को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल्स। और कई बार जब फंडामेंटल्स के परे हो जाती है कोई चीज, जैसे कि मार्केट में फंडामेंटल्स काम नहीं कर रहे, अभी टेक्निकल्स काम कर रहे हैं। फंडामेंटल्स तो खराब हो चुके हैं, पता ही है, अब कहाँ सपोर्ट लेगा क्या लेगा। मुझे याद है जब कोरोना वाला पीरियड था तो 100 मेमा पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, 100 मंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अभी आज ऑलरेडी 100 वेमा के नीचे निफ्टी जा चुका है। तो मैं मूविंग एवरेजेस, सुपर ट्रेंड और सब हमारे जो पैनलिस्ट है उनसे डिस्कस करते करते सीख गए। तो 5-6 पैरामीटर्स में जरूर देखता हूँ, आरएसआई, एमएसीडी, और ये तो देखता जरूर। इसमें कोई छुपा रुस्तम होने की मैं बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो 562 के स्टॉप लॉस के साथ बेचने की राय जेएसडब्ल्यू स्टील में आती हुई दिख रही है। 532 530 के टारगेट के लिए बिल्कुल बढ़िया, अभी भी गिरने को तैयार है। और मेटल्स में अभी भी रिलीफ नहीं है, बाकी चीजों में है दीप, मेटल्स में नहीं है। थोड़ी देर में जीपीएस की तरफ से एक एक्सक्लूसिव रिसर्च भी आपके लिए आती हुई दिख रही है। लेकिन उससे पहले जो बड़े बड़े आदमी के मेरे मन में क्या चल रहा है, जो जांच भांपने की कोशिश कर रहे थे ना कुणाल जी, बाकी बड़े लोगों के मन में क्या चल रहा है वो भी तो जानने समझने की कोशिश करो, शायद उससे कुछ फायदा हो जाए। मेरा जान के कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं, मुझे रोज आप सुनते हैं, लेकिन ये कोशिश की है वरुण ने। दुनिया भर में बड़े बड़े लोगों के मन में क्या चल रहा है ये जानने की, है ना इंटरेस्टिंग? बता सकते हैं किसके मन में झांक के देखा है वरुण ने? एनी आइडिया?
कल मैंने हिंट दिया था इसका। कल हिंट दिया था, बग्गा साहब से बात भी बग्गा साहब बड़े बड़े लोग तो सारे इसी बिजनेस में हैं। सही जवाब। कल बग्गा साहब से मैं पूछ रहा था कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से जो एक सर्वे हुआ है फंड मैनेजर्स के, सारे फंड मैनेजर्स में, और उनमें उन्होंने ये कहा है, क्या कहा है मैं क्यों बताऊं, वरुण ही बताएंगे। वरुण बताइए क्या कहा है। तो अनिल जी, इन्होंने तो ये कहा है कि ऑप्टिमिज्म जो है वो रिकॉर्ड लो स्तर पे है। आई मीन टोटली पेसिमिज्म जो मूड है वो बन चुका है मार्केट में। और फंड मैनेजर का जो इन्होंने सर्वे किया वहाँ से इनको मायूसी हाथ लगी है बेसिकली, अगर इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ के देखें तो। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि जब तक इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड्स जो है वो हाई पे रहेंगे तब तक मार्केट स्लो पे रहेंगे। ये तो आप मान के ही चलिए, तब तक मार्केट में गिरावट आती रहेगी। जब तक बॉन्ड इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड हाई पे रहेंगे तब तक मार्केट लो पे रहेंगे, है ना। ये सबसे पहले उन्होंने कहा है। अगला इन्होंने कहा है कि जो मुनाफे का आउटलुक है बेसिकली 2008 के बाद सबसे निचले स्तर पर ये पहुंच चुका है। इनफैक्ट जून 2008 के बाद स्टैगफ्लेशन का जो दर है वो सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। इन्होंने फंड मैनेजर्स का जो बेसिकली इन्होंने सर्वे किया उसमें 83% फंड मैनेजर्स मान रहे हैं कि इस साल आपको स्टैगफ्लेशन देखने मिलेगा। बेसिकली जहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, ग्रोथ नहीं हो, उस टाइप की स्थिति जो है वो आपको देखने मिल सकती है। मजबूत इकोनॉमी की जो ग्रोथ की उम्मीद है 1994 के बाद सबसे निचले स्तर पे है, ये सर्वे कहता है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि मई 2020 के बाद निवेशक जो है इक्विटी में सबसे ज़्यादा अंडरवेट जो है वो अब नज़र आ रहे हैं। निवेशक जो है वो कैश, डॉलर, हेल्थ केयर, कमोडिटी, एनर्जी जैसे सेक्टर जो है उन पे थोड़े बहुत बुलिश है, लेकिन बॉन्ड्स, टेक स्टॉक, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यूटिलिटीज़, इक्विटी पे खासकर बेरिश है। अच्छा क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। अच्छा मैं क्या बोलूं, कैश है अच्छा अभी तो फिलहाल, और कुछ नहीं है, उस पे ही बुलिश है सबके सब। कैश इज किंग। अच्छा ये है कि जब इस तरह के माहौल में पहले भी तो ऐसे सर्वे आए होंगे, उसके बाद क्या हुआ? देखो है तो सर्वे तो इंसानों के बीच में ही किया गया है ना। हाँ, भावनाएं तो सबकी एक जैसी होती है। राइट। तो क्या ऐसा समझा जाए कि इस सर्वे में जब सारे के सारे फंड मैनेजर्स इतने बेरिश हैं, सब खराब है, तो क्या फिर मार्केट बॉटम बनने के नजदीक पहुंचता है? एक ये सर्वे भी करके देखिए, पुराने 3-4 सर्वे निकालिए कि जब जब इस तरह की सिचुएशन है उसके बाद बाजार कैसा रहा है। ठीक है, ये अच्छा है ना। सर्वे का भी सर्वे कर डालिए आप। डन बिल्कुल अनिल जी। हाँ, इतने सर्वे, क्योंकि क्या ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, आमतौर पर जब राय बहुत एक तरफा बन जाती है और बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक वाली होती है तभी मार्केट बॉटम बनता है। लाइफ टाइम हाई तो तभी बनता है ना जब सब लोग बुलिश हो। सब बुलिश हो। एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली जब सब लोग बेरिश हो उस दिन तो कभी लाइफ टाइम हाई नहीं बना सकते। राइट। वैसे सब लोग बेरिश हो तो उसी दिन तो बॉटम बनेगा ना। बनना तो चाहिए। करेक्ट, सही बात है। तो इतने सारे ज्ञानी लोग सब लोग इतने बेरिश हो रहे हैं है क्या? देखते हैं जी। जैन साहब विशेष टिप्पणी आपकी। जानना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा कंसेंसस हो गया है, बट फिर भी जो आपने बोला ना सर्वे ऑफ सर्वेज, ऐसे होने के बाद कितने दिनों तक रहता है, बट जनरली जो मैंने इतने सालों में देखा 2 साल 2.5 साल जब भी कोई बड़ी मंदी रहती है इस तरीके से रहती है। और निफ्टी ऐसा है कि मैं पी मल्टीपल का देख रहा था, ऐसा नहीं है, चार्ट देख रहा था, तो इवन एक बार ये 10 के लगभग भी गया 2003 में, 2001 में भी ये नीचे गया है। सो ओवरऑल बहुत डिफिकल्ट है। और ये जो मैं अभी बीच में भी जब मैं कमेंट्री में बोल रहा था कि जब तक ये ब्याज की रेट, ये बॉन्ड यील्ड्स, इन सब का एक फंक्शन है ये पी मल्टीपल भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्याज की रेटों को देखना जरूरी है। इन्फ्लेशन, ब्याज की रेट, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चलो ऊपर नीचे हो जाएगा, बट ओवरऑल इन्फ्लेशन और ब्याज की रेट और डॉलर इंडेक्स, जो सबसे बड़ा एलिफेंट है रूम के अंदर, वह डॉलर इंडेक्स जो कि 105 के लेवल्स पे है, जनरली 90-92 के लगभग रहता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए लगता है कि अभी समय लगेगा, पेन बहुत बाकी है, छोटे मोटे बाउंस आ जाए बात अलग है, बट ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल मैं भी नहीं हूँ। और ये सर्वे जो कह रहा है शायद यही रीजन है, अब देखते हैं कब तक ये रहता है। तो कोई भी नहीं है इस समय और बाजार का मूड माहौल आपको वो दिखा भी रहा है, वापस 15,400 के नीचे आया, हल्की हल्की रिकवरी अटेम्प्ट करता है, वापस उस लेवल के नीचे गिर जाता है। फ्रेश एक साल के लो पर बाजार इस समय ट्रेड कर रहे हैं। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं, उनके पास एक और कॉल है तैयार। हिटमैन हिमांशु, बताएं सर। दीपांशु, एक और वीक स्टॉक है जो जिसमें बिकवाली की राय है और इस काउंटर में हमने काफी ऊपर के लेवल से बिकवाली लगातार कराई है। मनापुरम में एक फ्रेश ब्रेकडाउन आते हुए नजर आया है और जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं
मुझे लगता है कि पिछला जो सपोर्ट जोन था ना केवल वो कटता हुआ नजर आ सकता है, बल्कि 82 और 82 और 80 रुपए तक ये स्टॉक आज और कल में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मनापुरम में बिकवाली करके चलेंगे और ये स्ट्रेटजी लेंगे हम ऑप्शन के जरिए। 85 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में खरीदारी करके चलेंगे। 2 रुपए 50 पैसे, 2 रुपए 60 पैसे के करंट लेवल्स हैं। 1 रुपए 70 पैसे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट 4 रुपए का, दूसरा टारगेट 5 रुपए 20 पैसे का मनापुरम के में बिकवाली करनी है। और अल्टरनेटिवली यहाँ पर 85 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीद कर चलनी है 4 रुपए और 5 रुपए 20 पैसे के टारगेट्स के लिए, और 1 रुपए 70 पैसे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। मनापुरम में 80 से 82 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। 160 वाला तो 85 हो गया। हिमांशु जी कब तक बेचते रहेंगे? अनिल जी जब तक रिवर्सल नहीं दिखेगा चार्ट पर। कोई तो रोको। कौन सी पिक्चर आई थी, उसका डायलॉग था ये देखते हैं बंसल जी, इतनी पिक्चर देखते हैं। बंसल जी बताओ, सुना था कि नहीं? सवाल सुना या नहीं सुना? अनिल जी पिक्चरें देखता हूँ, इतनी सारी देखता हूँ, बट हाँ सुना अनिल जी, सवाल सुना, बट क्या कहते हैं आशु जी के फेवरेट अनिल जी मेरे को आशु जी के फेवरेट हीरो की पिक्चर है। कौन सी? आशु जी का फेवरेट तो वही है, सलमान खान। हाँ अब इससे ज्यादा हिंट क्या दूं, गजब ही कर दिया यार। आप इस सवाल का जवाब देने के लिए आप रेडी नहीं है? हाँ बंसल जी, और कोई नहीं? अनिल जी देखिए, अभी सलमान खान की तो अनिल जी कुछ पिक्चरें जो अनिल जी बैक टू बैक आई थी अनिल जी, हाँ। सबका रिव्यू अनिल जी एक ही था कि अगर आप भाई के फैन है तो आप देखें। हाँ। तो वो मूवीज मुझे लगता है आशु जी ने ही देखी होंगी, तो वो उन्हीं में से एक मूवी का डायलॉग होगा अनिल जी। हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप इस सवाल का जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। हाँ जी बताए कुणाल जी। अनिल जी रेडी होगा फिल्म का नाम जरूर। कॉमन सेंस से बताया मेरा सेंटेंस सुन के, या वाकई में पता है आपको? अनिल जी खालिस कॉमन सेंस से 100%। कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन थिंग अमंग पीपल। आप पूरे डिस्टिंक्शन के साथ इस कॉलेज में जिसमें 7 विद्यार्थी इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनमें आपने टॉप किया है, बधाई। बिल्कुल सही जवाब। रेडी पिक्चर, रेडी पिक्चर। वाह कुणाल जी। देखो बंसल जी, इसको कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो कुणाल जी ने कर डाली। कभी पिक्चर देखी नहीं लेकिन काम कर गए। चलिए रेडी तो है, मार्केट भी रेडी है बंद होने के लिए। जय ठक्कर आ गए, कैश का ऑप्शन ले लिया जाए, उसके बाद आपके लिए रिसर्च आ रही है। तो चलिए एक बार जय के पास चलते हैं, कैश का ऑप्शन। जय जी बताइए जी। जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी, 15,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के साथ ही पैनिक हमें मार्केट में देखने मिल रहा है। अब 15,500 के नीचे जो लेवल्स नेक्स्ट नीचे निकल कर आ रहे हैं वो 15,000 के हैं, वहां तक निफ्टी पहले जाएगा। सो 15,200 का पुट ऑप्शन आप खरीदिए, 138 रुपए पर मिल रहा है अभी। 15,200 का पुट ऑप्शन 23 जून की एक्सपायरी का 138 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे 86 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट अनिल जी जो यहाँ पे निकल रहा है दैट इज 194 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 225। सो 194 225 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे 15,200 का पुट। अब ऑन दी अपसाइड इमीडिएट बेसिस पर 15,500 निफ्टी पर एक बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस प्रूव करेगा। उसके ऊपर तो इवेंचुअली 15,700 है, बिकॉज वो इतने मल्टीपल्स रेजिस्टेंस के सपोर्ट से पहले जो अब रेजिस्टेंस बना हुआ है। नेक्स्ट सीधा सपोर्ट लेवल अब 15,000 का आ रहा है एंड वो नीचे उसके 14,900। सोलह जी ये एक लेवल है जहां पे निफ्टी थोड़ा बहुत होल्ड आउट कर सकता है। आई थिंक वो 15,000 से 14,900 के रेंज में जब आएगा, मतलब यहां से लगभग 400-500 पॉइंट नीचे आएगा, देयर आई थिंक इट शुड बी एट अ वेरी कंफर्टेबल जोन, जहां से आपको मे बी एक इंटरमीडिएट के शॉर्ट टर्म बॉटम आपको वहां पे मिले। टिल देन आई थिंक स्टिल देयर इज सम स्पेस लेफ्ट। तो तब तक आई थिंक जब तक क्लियर इंडिकेशन हो तब तक उछाल में बेचना है, खरीदना नहीं है। तो ये है राय आपके लिए। 15,200 का पुट खरीदने की 138 रुपए में, अगले हफ्ते वाला खरीदना, आज वाला मत खरीद लेना। स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है, नहीं 86 रुपए लगाइए स्टॉप लॉस। 194 और 225 का टारगेट, ये राय है जय की तरफ से ऑप्शन खरीदने की, पुट ऑप्शन। वाह अगले हफ्ते भी मंदी, 14,900 बोल रहे हैं ना जय आप, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल।
परफेक्ट अनिल जी, 15,000 से 14,900 की रेंज है अनिल जी। सो कहीं ना कहीं आई थिंक वहां पे मार्केट संभलेगा। क्यों? अनिल जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है वो, टेक्निकली अगर एक चीज अगर मैं आपको बताऊं तो एक ब्रॉडनिंग काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुई है निफ्टी में, तो उसका लोअर एंड वहां पे आ रहा है, दैट इज वन रीजन। सेकेंडली डेरिवेटिव्स डेटा पे हम देख रहे हैं कि 15,500 के बाद जहां पे अच्छी खासी हमें मंथली सीरीज तक आप देखिए अगर तो जमकर राइटिंग पुट साइड पर हुई थी अनिल जी, इसलिए मैंने मॉर्निंग में भी 15,500 का जिक्र किया था, 15,700 के नीचे। उसके बाद वाला जो लेवल है डेरिवेटिव लेवल दैट इज 15,000, 15,000 से 14,900 टेक्निकल डेरिवेटिव डेटा पूरा ये बता रहे हैं। और एक और बड़ा कारण मैं बता देता हूं आपको, 18,600 का ही बनाया हमने लाइफ टाइम हाई, वहां से 20% गिनिए और 20% घटा दिए, 14,900 आता है। 14,900 के नीचे ही बेयर मार्केट शुरू होता है। करेक्ट। तो ये एक और बड़ा कारण है। तो आपके टेक्निकल जो कारण है उसके साथ साथ और डेरिवेटिव्स के कारण उसके साथ ये भी मिल गया, तो 14,900 15,000 वो लेवल होगा जो बेहद अहमियत वाला होगा और वहां पर सपोर्ट लेना चाहिए। अगला बड़ा सपोर्ट आएगा तो वहीं पर आएगा। आइए अब वक्त है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च का। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। आशीष बताइए। सर खबर बताता हूं। सबसे पहले 2 दिन पहले खबर आई थी कि अदानी एंटरप्राइज की होली एंड सब्सिडरी जो है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज, यहाँ पर जो है फ्रांस की कंपनी टोटल बड़ा निवेश करने जा रही है। 25% हिस्सेदारी खरीदा जा रही है और कुछ आर्टिकल जैसे बता रहे थे कि जो काफी ऊंचे वैल्यूएशन में है। और इसी खबर का जो है पूरी तरीके से फैक्ट चेक किया। दरअसल ये करार जो है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किया जाएगा। अब खबर जो है थोड़ी सी लोगों को समझने में परेशानी हुई, लेकिन इसका जो है काफी गंभीरता से हमने विश्लेषण किया सर। और जैसे कि कहावत होती है कि द डेविल इज इन द डिटेल्स, तो यहाँ पर डिटेल्स में हमने देखा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी जो ये बता रही थी कि जो टोटल 25% हिस्सेदारी खरीदेगा इसकी वैल्यू करीब 1250 करोड़ डॉलर होगी, यानी 97,500 करोड़ रुपए के आसपास होगी 25% हिस्सेदारी। यानी अगर आप पूरी कंपनी की 100% हिस्सेदारी की वैल्यूएशन इस भाव पर निकाल कर देखें तो करीब करीब 4 लाख करोड़ के आसपास आती है। और इंटरेस्टिंगली ये जो मीडिया रिपोर्ट जो मैंने देखी, काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सब में लिखा गया था कि ये एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने खुद जानकारी दी है, लेकिन एक्सचेंज की दोनों फाइलिंग यानी एनएसटी और बीएसई दोनों पर हमने देखा इसका जिक्र ही नहीं है। $12.5 बिलियन का जो अमाउंट बताया जा रहा है 25% हिस्सेदारी का, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। और साथ में अगर आप देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस करार को पूरी तरीके से समझे नहीं और मान रहे कि बहुत ऊंची वैल्यूएशन पर हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक्चुअली में जो करार हो रहा है ये अगले 10 साल में ऐसा होगा कि $5,000 करोड़ टोटल निवेश करेगी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। $5,000 करोड़ एक बार में 25% की हिस्सेदारी के लिए निवेश नहीं होगा, अगले 10 साल में चरणों में और कई माध्यमों से हो सकता है। अभी तक उसकी तरफ पूरी तरह डिटेल आई नहीं है कि उसमें डेट और इक्विटी का कितना कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन ये जो 5,000 करोड़ है अगले 10 साल में दिया जाएगा, जो कि इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करके देखें तो 3.9 लाख करोड़ यानी करीब करीब 4 लाख करोड़ के आसपास आती है। लेकिन कुछ लोग इस खबर को मिसअंडरस्टैंड करके सर वो मान रहे कि कंपनी की वैल्यू 4 लाख करोड़ आ रही है। ओह, ये कैसे हो गया? ये तो पूरा डिटेल ही अलग तो कंपनी की तरफ से प्रेस रिलीज तो आया होगा, ये एक्सचेंजेस पे जो फाइलिंग हुई उसमें क्या कुछ वैल्यूएशंस की डिटेल्स दी गई है? कंपनी में जो रिलीज दी गई है इसमें ये नहीं बताया कि 25% जो हिस्सेदारी वो इशू कर रहेंगे किस भाव पर करेंगे। अच्छा। इस बात का जिक्र जरूर है कि 10 साल में $5,000 करोड़ का निवेश यानी 10 साल में 4 लाख करोड़ का निवेश होगा। हाँ। बस, और कोई डिटेल नहीं है। तो जो लोग समझ रहे हैं कि 5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन और उसपे 25% इक्विटी आएगी, हाँ। 1.25 लाख करोड़, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है, वैसा नहीं। तो वो लोगों ने वही आई थिंक शायद थोड़ा सा गलत किया है। तो स्टॉक कल 6% चल भी गया था सर, इस खबर के बाद। इसी खबर पे चला था। तो ये तो मतलब उल्टा ही बाजार समझ गया, या इनिशियली जो रिएक्शन है वो, क्योंकि उस समय क्लैरिटी नहीं ना। आप ये सोचते हैं कि 50 बिलियन मतलब 50 बिलियन का वैल्यूएशन है, नॉट डाउट कोई ये कौन सोचता है कि इतना पैसा डाला जाएगा, वो आप वैल्यूएशन ही समझते हैं। इक्विटी पोर्शन कम होगा, डेट नेचुरली इस तरह के प्रोजेक्ट्स में डेट काफी कुछ होता ही है, तो ये इन्वेस्टमेंट है न कि इक्विटी वैल्यूएशन, वो ध्यान में रखिएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिख रहा है। और एक्सचेंजेस पे भी जो फाइलिंग हुई जो हमने देखने की कोशिश की उसमें ये नहीं पता चला है कि एग्जैक्टली किस वैल्यूएशन पे ये दिया गया है। जैन साहब क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये कल मिस इंटरप्रिटेशन था और कल अदानी एंटरप्राइजेस और अच्छा खासा लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। और ये न्यूज जो सही कह रहे हैं अभी आशीष जी की, इनफैक्ट ये इन्वेस्टमेंट्स है और देखते हैं, बट जरूर से ये बहुत बड़ा कंपटीशन है खड़ा हो गया। इनफैक्ट रिलायंस का भी ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव बहुत बड़ा और ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव के रूप में आ रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक।
बट यस इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, जो कि टोटल गैस वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है और इंडिया में आ रहा है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि अडानी एंटरप्राइजेस या अडानी में अभी मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगे लगते हैं, और इतने डेट्स और ये सब को देखते हुए थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए कोई भी नई एंट्री। कॉशियस रहना चाहिए और खबर समझ लें और फिर उसमें जाएं, ये आपके लिए सलाह है। स्टॉक आज गिरते हुए दिख रहा है जब बाजार रियल वैल्यूएशन रियलाइज कर रहा है। आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास और लेते हैं उनकी अगली कॉल। बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, मेटल्स में कोई एस्केप नहीं है, जबरदस्त सेल ऑफ है और यहाँ पर सेल में जिस तरह का आज सपोर्ट टूटे हैं, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट है लगभग 62-63 रुपए के आसपास, जो कि करंट से भी 3-4-5 रुपए नीचे है। 67-67.5 के करंट लेवल्स हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेल में बिकवाली करके चला जा सकता है और 62 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 69.50 का स्टॉप लॉस सजेस्टेड रहेगा, लेकिन बाजार की वॉलेटिलिटी को देखते हुए यहाँ पर ऑप्शन के जरिए मैं ट्रेड लेने की सलाह दूंगा। 65 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीद कर चलें, जो कि लगभग अभी ₹1.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ऑप्शन है, इसका ₹3.5 का पहला टारगेट और ₹4.10 का दूसरा टारगेट। सेल में 65 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीद कर चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे ₹1.40 का। मेरा मानना है कि सेल में कल के सेशन में 64-63 रुपए तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये लिटरली जो कॉल ऑप्शन है डबल होते हुए नजर आ सकती है। तो ये है आपके लिए सेल, ये भी अब टूट रहा है। 70 का लेवल तोड़ के अब आप 67 पर ट्रेड कर रहे हैं और 62 तक जाने की संभावना है। 65 का पुट भी आप खरीद कर चल सकते हैं। वागले साहब के पास भी चलते हैं, उनकी कॉल के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, एसटीबीटी में जेएसडब्ल्यू स्टील बेचना है, टाटा स्टील और जिंदाल स्टील दोनों 6% डाउन है। जेएसडब्ल्यू स्टील अभी सिर्फ 3.5% डाउन है। मुझे लगता है कैचअप मूव आनी चाहिए एट 544, 545, 550 के स्टॉप लॉस से बेचे। मुझे लगता है 530, 525 तक के लेवल्स आपको कल देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से राय जेएसडब्ल्यू स्टील पर बिकवाली की। मेटल्स ही अब फ्रेश ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं। देखते हैं सुमित जी को भी कोई मेटल स्टॉक का रेडार पर आया है कुछ और। बिगुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, मेरे रडार पे बैंकिंग स्टॉक है। क्लोजिंग आवर्स में लास्ट 30 मिनट्स में बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है, तो कल का दिन बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में दबाव देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है 87 का अभी भाव है, इसके अंदर एक अच्छा बिकवाली देखने को मिलेगा। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ कैंडल फॉर्म हो रही है। पिछले 3 से 4 दिनों के लो ब्रेक हुए हैं और अभी ये स्टॉक यहाँ से 4-5 रुपए की गिरावट दिखाने को तैयार है। यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें, स्टॉप लॉस लगाए 90 रुपए का। नीचे में जो फेडरल बैंक में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 84 रुपीज से लेके 82 रुपीज तक के टारगेट फेडरल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो 90 के स्टॉप लॉस से फेडरल बैंक में यहाँ पे सीएमपी में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 84 और 82 ये दो टारगेट 1 से 2 दिनों के अंदर फेडरल बैंक में देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करे फेडरल बैंक। 90 के स्टॉप लॉस के साथ फेडरल बैंक को बेचें 84-82 के टारगेट्स के लिए। ये आपके लिए एक और सेल कॉल आ रही है। जय भी है हमारे साथ और लेते हैं उनका जैकपॉट कॉल। बताएं जय। सुबह टाटा केमिकल्स का हमने 880 का पुट जो दिया था कैश का ऑप्शन, उसके दोनों ही टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। एंड अब देना है वोल्टास का 960 का पुट। इन द मनी पुट है 33 रुपए 34 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, 33-34 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदे, इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। आपको 24 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है 24.70 और 500 का लॉट साइज है। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनकर आ रहा है। यहाँ पे 33-34 के बीच में खरीदे एंड 24.70 का स्टॉप लॉस लगाए। पहला टारगेट दीप इसका बनेगा 47 का एंड सेकेंड टारगेट विल बी 55। सो 47-55 ये दो टारगेट्स के लिए वोल्टास का इन द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 960 के स्ट्राइक का ये खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वोल्टास में काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है दीप कि उसके प्रीवियस लोज जो थे 922 पे स्पॉट पर वो ब्रेक होंगे, बिकॉज जो बाउंस आना था वो खत्म हो चुका है। इनफैक्ट आज इंपॉर्टेंटली इसने आज 960 का लेवल ब्रेक किया है विच वॉज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट इन द नियर टर्म। सो 960 ब्रेक करना इंडिकेट्स के 922 के लेवल्स ब्रेक होंगे
और कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स में भी एक रिवर्सल देखने मिल रहा है, शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है। सो वोल्टास में यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। बिलो 922 इट कैन इंच टुवर्ड्स स्लाइड टुवर्ड्स 900। ये है आपके लिए वोल्टास पर अब पुट खरीदने की राय। टाटा केमिकल्स का ब्रेकडाउन प्रेडिक्ट करने के बाद अब वोल्टास पर जय की बनी है नजर इस समय। आइए आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, ले लेते हैं अनिल जी के उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। सर मैं अपडेट दे देता हूं, हालांकि आई डोंट नो उसकी वैल्यू कितनी है, बट डाउ फ्यूचर्स एटलीस्ट 1 घंटे में और नहीं फिसला है। 30,000 का लेवल होल्ड कर दिया है फिलहाल 30,100 पर आपको दिखेगा 550 अंकों की गिरावट के साथ। नास्डैक फ्यूचर्स में 0.25% की गिरावट है, यूरोप में 2.5 से 3% की गिरावट है। हमारे बाजार काफी कमजोर हैं, क्या करके जाना है सर? कुछ नहीं, न लेना न देना है। कुछ नहीं करना है, जो है वो संभाल लो, लॉन्ग शॉर्ट उतना काफी है, नया कुछ नहीं करना है। इस तरह के मूड माहौल में कुछ करने जैसा है नहीं। दीप ऊपर आएगा कल तो उछाल में बिकवाली करनी, 14,900 15,200 की रेंज में आएगा तो हल्का फुल्का खरीदना है, सिंपल सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। आराम एकदम। आप बोलो छुट्टी ले लूं वैसे बड़ी मुश्किल से शो कर रहा हूं। मार्केट की करा तो सर वो तो मार्केट तो खैर जब होना चाहिए तभी नहीं हुआ, तब तो क्या होगा। जैन साहब से बात करके एसोसिएशन लेकिन हाँ बट कुछ ऐसा है नहीं कुछ, बिल्कुल ओवरनाइट पोजीशन बनाने जैसा मार्केट है ही नहीं। इस लेवल पे शॉर्ट करके भी उतनी रिस्क है जितनी लॉन्ग करके है। गैप से खुलेगा तो कल की कल देखी जाएगी। तो आई थिंक 500-600 पॉइंट 550 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे क्या करेंगे आप, मतलब कुछ नहीं कर सकते इस समय। तो चलिए जाने दीजिए, स्टे लाइट, और कल की कल देखी जाएगी। आज शाम को देखते हैं अमेरिकी बाजारों में कैसा एक्शन होता है। आज की तो खैर आउट ऑफ सिलेबस बड़ी गिरावट आ चुकी है इस बाजार में। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अनएक्सपेक्टेड आज इतनी गिर जाएंगे। लग तो रहा था ऊपर में बिकेगा, लेकिन पहला लेवल ही पार नहीं कर पाए। 15,850 15,900 ही नहीं निकाला हमने, और ऐसा दिया जोर से। थोड़ा मुझे लगता है कि अब वो जो फेड का डर है ना, वो बैठ रहा है सबके लोगों में, क्योंकि उन्हें 2% इन्फ्लेशन लाने में हालत खराब हो जाएगी सारी इकोनॉमी की। 2% इन्फ्लेशन तो रेसेशन में ही आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। 8 से अगर 8.5 से 2 लाना है, 8.5 से 2 लाना है ना, ये कोई 4.5-5 से 2 नहीं लाना है। राइट, 8.5% से 2 लाना मतलब बहुत बड़ी चीज, लंबा रास्ता है। इसलिए मैंने आज एक ही सेंटेंस पे गौर किया। मैंने कहा वो क्या बोल रहे सब, टारगेट क्या है, उनको पहुंचना कहाँ है, और वो जो पहुंचने का जगह फिक्स है, रास्ता है जो बहुत ही खतरनाक है, वो बुरा हाल करेगा। डर है वो वाला। ऐसे इतने साल सर ये लोग बोलते रहे इन्फ्लेशन चाहिए, इन्फ्लेशन चाहिए, इन्फ्लेशन चाहिए। अब जब आ गए तो 2% के टारगेट की, अगर थोड़ा एलिवेटेड भी रहता है तो अच्छा है ना, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो भाई तो चिंता की बात है ना कि भाई 4 बोल देते, 3.5 बोल देते, 3 बोल देते, 3 4 भी बोलते, 4 भी रीजनेबल था कि 8.5 से हम 4% लाएंगे, तो भी 2% मतलब क्या है? 2%। वैसे अब धीरे धीरे अच्छी बात है, इस तरह के स्टेटमेंट देने तो इनकी वैल्यू भी कम हो रही है, क्योंकि पहले ये इन्फ्लेशन को लेकर मानने को ही तैयार नहीं थे, बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल है ना, साल की शुरुआत में ही नहीं था। हाँ, बोले कि वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी, थोड़े समय के लिए निकल जाएगा। करेक्ट, ठीक है। बाद में आप कह सकते हैं रशिया यूक्रेन आ गया आउट ऑफ सिलेबस, हम भी जानते हैं आउट ऑफ सिलेबस था वो, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस होकर भी इतना गलत हो नहीं जा सकता ना, वही वाली बात है। ठीक है, और मनी प्रिंटिंग तो पिछले महीने खत्म हुई, तब तक तो मनी प्रिंटिंग भी चल रही थी। खैर एनीवे, ये आपके लिए फेड का जो इम्पैक्ट आज अक्रॉस द मार्केट्स आ रहा है। आइए कुछ फाइनल कॉल से ले लेते हैं बिगुल के बिना सिमी जी के पास। सिमी जी बताएं अपनी कॉल। दीपांशु, जाते जाते चंबल फर्टिलाइजर को सेल करके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है और टारगेट बड़ा हो सकता है। 285 का पहला टारगेट, 280 का दूसरा टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर को सेल करके जाएंगे। जिस मोमेंटम के साथ ये स्टॉक पहले बढ़ा था, उसी मोमेंटम के साथ ये स्टॉक सरेंडर कर चुका है, और जब इसमें सेल कॉल दिया है मैंने, तब इसका टारगेट अचीव हो चुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि 300 का लेवल ये स्टॉक ब्रेक किया है, और यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 285 280 दोनों टारगेट्स आ सकते हैं ऑन द डाउन साइड। 305 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओके, तो 305 के स्टॉप लॉस के साथ चंबल फर्टिलाइजर को बेचें। सिमी जी की राय। हिमांशु जी की भी एक कॉल है। हिमांशु जी बताएं सर। दीपांशु, पहले तो सेल में अभी हमने ₹1.90 पे पुट ऑप्शन दिया था, वो ₹2.60 ऑलरेडी हो चुकी है। स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर ट्रेल करें।
दूसरा, शो के शुरुआत में अदानी एंटरप्राइजेस में कॉल दी गई थी बिकवाली की, शायद बागले जी ने, और कुछ कवरेज भी थी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वहां पर बिकवाली आ सकती है, लेकिन मेरा जो सपोर्ट है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि मुझे बिकवाली करनी है अदानी पोर्ट्स में। अदानी पोर्ट्स में मुझे लगता है कि अब लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में 700 रुपए के नीचे की आज क्लोजिंग जो है वो काफी मंदी की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ पर बिकवाली करके चलेंगे। एसटीबीटी छोटा स्टॉप लॉस 687 का, 650 रुपए के एसटीबीटी टारगेट्स के लिए अदानी पोर्ट्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, तो अदानी एंटरप्राइजेस के बाद अब अदानी पोर्ट्स कमजोर लग रहा है। चंबल फर्टिलाइजर में गिरावट आ रही है। सेल वीक हो चुका है। मन्नापुरम, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा पावर, बीईएल, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, आपको आज कमजोरी ही आती हुई दिखेगी। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आज जब सुबह बाजार की शुरुआत हुई थी, 2 या 3 निफ्टी स्टॉक्स थे जो नेगेटिव टेरिटरी में खुल रहे थे, बाकी सारे पॉजिटिव खुल रहे थे। आज क्लोजिंग पर सिर्फ 2 निफ्टी स्टॉक्स जो पॉजिटिव है। नेस्ले ब्रिटानिया मामूली बढ़त के साथ, बाकी सारे गिरावट के साथ बंद हुए। मेटल्स, बैंक्स, आईटी, ऑटो, कोई भी सेक्टर चूज कर लिया आपको गिरावट आएगी। हिंडाल्को 6.5% के साथ टॉप लूजर, 14 महीने के निचले स्तर पर। टाटा स्टील 900 के नीचे गया है, फ्रेश 52 वीक लो इस काउंटर ने बनाया है। ओएनजीसी, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, इंडसइंड, यूपीएल, विप्रो, भारती, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस, कोटक, हीरो मोटो, कोई भी नाम आप उठा लीजिए निफ्टी का, आपको गिरावट ही दिखेगी, और भारी गिरावट है। 3 से 6% तक की गिरावट अक्रॉस द बोर्ड आपने इन नेम्स में आती हुई दिखी। और वायदा कारोबार की कंडीशन देखेंगे तो ऐसी ही आपको दिखेगी। सिर्फ 6 वायदा कारोबार के काउंटर्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। उसमें से एक भी ऐसा काउंटर नहीं है जिसने 1% से ज्यादा की गेन दिखाई हो। क्रॉम्पटन ग्रीव्स टॉप गेनर है, वो भी मामूली सी बढ़त के साथ। उसके सामने आरबीएल बैंक 9% टूटा है वायदा कारोबार के बैन में होने के बावजूद। स्ट्राइड्स 9% टूटते दिखा है। डेल्टा बैन में है, 7.5% टूटा है। वेदांता, चंबल फर्टिलाइजर, जेएसपीएल, एनबीसीसी, ग्रैन्यूल्स, सर मैं लंबी लिस्ट है, सारी कवर करना मुश्किल है, बट अक्रॉस द बोर्ड कोई भी एक सेक्टर नहीं है, कोई भी एक ऐसा स्टॉक नहीं है जो आज आपको सपोर्ट दिखा पाए, और इसलिए आप देख रहे हैं 350 अंक निफ्टी 15,350, फ्रेश 52 वीक लो सर। निफ्टी बैंक 750 अंक 22,570, क्लोजिंग बेसिस पर भी अब कंफर्म हो गया है 20% से ज्यादा का करेक्शन बैंक निफ्टी में। घंटे की मधुर आवाज मानी जाएगी 3:30 बजे जो अभी बजी, अलग तरह की मधुर। वैसे आज सुबह आपको याद है सर, आपने बोला था जब वो बाजार खुले थे, अभी तो ठीक है, जब क्लोज होंगे तब हम इसे मधुर आवाज मानेंगे। लगी रहा था, सेंटिमेंट पूरा बदल गया। मतलब इतना खराब होगा नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो लग रहा था कि ऊपर बंद होना मुश्किल है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो है वो है। चलिए, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग, और बाद का एक्शन भी आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल 15,350 के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी 767 पॉइंट नीचे 32,571। फाइनल क्लोजिंग में भी कोई रिलीफ आएगी नहीं, लगभग इन्हीं के आसपास, थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, बस इससे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि खराब ही था और डे लो पर बंद हुए बाजार। जी चलिए, बाजार का मूड बहुत खराब हो गया, और आप देखकर भी आपका मूड ऑफ हो गया होगा, बट उसका आपका मूड अच्छा करने के लिए हमारे पास एक उपाय है, और उपाय ये है कि आज है थर्सडे, और हर बार की तरह इस बार भी आपका जो पसंदीदा शो है उसको लेकर हम आ रहे हैं। दिलचस्प कुछ स्टोरीज हैं जो हमने आपके लिए करी हैं तैयार। आइए एक बार देख लेते हैं कि आज शाम के लिए हमने क्या किया है आपके लिए तैयार, जो हमारा ग्लोबल स्पेशल शो है। पाकिस्तान का आतंकियों से सबसे बड़ा समझौता, 65 लाख में 1 लीटर पानी, थाईलैंड की शान जम्बू की विदाई का राज, और एलियंस का पता लगाने के लिए नासा ने बनाया प्लान। देखिए बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। वो बात दुनिया की से याद आया, एलन मस्क साहब का ट्वीट भी तो, सॉरी, उनका वो आने वाला था ना, उनके ट्विटर के कर्मचारियों के नाम संदेश शाम को पता चला। अच्छा, वो तो आज रात को आएगा, यानी कल सुबह पता चलेगा। उनकी आज सुबह, तो थर्सडे मॉर्निंग, तो हमारे लिए तो शाम को, रात को पता चलेगा। कल पता चलेगा, बिल्कुल। वहां पर है हमारी नजर, बैठक चल रही है यूक्रेन में 3 यूरोपीय देश के प्रीमियर्स, उस पर भी हमारी नजर है। तो ग्लोबल एक्शन भरपूर है, उस पर आप जरूर अपडेट्स हमसे लेते रहें। पर आइए, और क्या हमने आपके लिए प्लान करा है। कभी सोचा भी नहीं था कि मोबाइल गेम के चक्कर में बच्चे अपने मां की हत्या भी कर सकते हैं, मगर ऐसा ही हुआ है। मुंबई में कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मोबाइल गेम खेलने से रोके जाने पर
ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ऐसी खबरें सभी को हिलाकर रख देती हैं। दिमाग सुन्न होने लगता है। मोबाइल गेम की लत जानलेवा बन चुकी है। दरअसल ये एक तरह की बीमारी है जिसे गेमिंग डिसऑर्डर का भी नाम दिया गया है। तो आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि गेमिंग डिसऑर्डर किस हद तक खतरनाक है और साथ ही मोबाइल गेम की लत से बच्चों को दूर रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। हमारे साथ होंगे 3 एक्सपर्ट्स। प्रियांक कानूंगो जो कि हैं चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, निनाद छाया जो कि हैं को-फाउंडर गोफाई डिजिटल के, और निराली भाटिया जो कि हैं एक साइबर साइकोलॉजिस्ट। देखना न भूलें शाम 6 बजे मोबाइल गेम बचपन का गेम ओवर। इसके साथ ही मनी गुरु में कैसा भी बाजार हो, निवेश अगर सिस्टमैटिक है तो फिर आपका नुकसान कम होगा या फिर आपकी नुकसान की टेंशन नहीं होगी। एसआईपी लंबे समय में मुनाफे का अचूक प्लान है जिससे ना सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव में आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है बल्कि जल्द शुरुआत करने पर कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। साथ ही बताएंगे आपको इस बाजार में किन फंड्स में निवेश बेहतर रहेगा और कौन से फंड्स में आप सिस्टमैटिक प्लान कर सकते हैं ताकि एक वेल्थ क्रिएशन का आपको बढ़िया फॉर्मूला मिल सके। 6:30 बजे एसआईपी बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं। हमारे साथ होंगे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज साहब। और इसके साथ ही इंडिया 360 में लगातार बाजार में जो गिरावट है उस पर अब जब भी बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है वहां से और तेजी से नीचे आता है। तो बाजार में जारी गिरावट में निवेशक क्या कर सकते हैं, परेशान हो रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि कब थमेगी और क्या स्ट्रैटेजी इस समय आपको बनानी चाहिए। तो इस वक्त आपको मार्केट में क्या समय रोल होगा वो बताएंगे और ये आसान सरल भाषा में जरूर देखें, ये लाल रंग मार्केट कब छोड़ेगा। साथ ही महंगाई की बढ़ती टेंशन के बीच गुड न्यूज ये है कि खाने का तेल अब सस्ता होने वाला है। क्या है ये पूरी खबर और कैसे ये महंगाई का जो आपका प्रेशर है थोड़ा कम कर सकती है। महंगाई की टेंशन, सस्ते तेल की चंपी। इसके साथ ही बढ़ते आर्थिक संकट का पाकिस्तान ने अनोखा इलाज निकाला है। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को चाय कम या फिर ना पीने की हिदायत दी है। तो आखिर क्यों पाकिस्तान कम चाय पीने को कह रहा है, ये पूरा मामला आपको समझाएंगे। पाकिस्तान में चाय को बाय बाय। अनिल जी, कुणाल जी, आपको मैं फ्री में पाकिस्तान घूमने के लिए भेजना चाहता हूँ, तैयार हैं आप? मुझे नहीं जाना अनिल जी, मुझे नहीं जाना। अनिल जी, ये जो अभी जो ये आपने सुनाया है जी, इससे सिद्ध हो गया अनिल जी अब पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पर है। अनिल जी, जहां पर चाय पर अनिल जी रोक लग जाए वहां पर अनिल जी उस देश का कुछ नहीं हो सकता। और ये इसीलिए लगी है रोक कि उनके पास उनको पूरी की पूरी चाय इंपोर्ट करनी पड़ती है। वहां पर चाय पैदा होती नहीं है। हमारे यहाँ तो फिर भी केरल में और नॉर्थ ईस्ट में चाय पैदा होती है, तो वहाँ से हम दार्जिलिंग वगैरह में होती है, तो हमारा प्रोडक्शन है। पाकिस्तान को पूरी की पूरी चाय इंपोर्ट करनी पड़ती है। हमारी तरह वहाँ के लोग भी चाय के बहुत शौकीन हैं, राइट। तो इसलिए अब ये है कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक प्याली चाय कम की जाए, कम करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। वैसे जैसा मैंने सुमित जी को बोला था कि एक टाइम खाना कम बंद कर दे एक दिन में, माने नहीं सुमित जी। मैंने कहा फूड इन्फ्लेशन कम करने के लिए एक ही तरीका बचा है। तो पाकिस्तान वाले भी कितना मानेंगे देखा जाएगा। चलिए, एक विदेश जाने की जो इच्छा थी कुणाल जी की वो तो खत्म हुई। एक टिकट तो कटा, कुणाल जी विदेश नहीं जाएंगे, ठीक है ना, खुद ही मना किया। कुणाल जी, खाली पाकिस्तान ही या बाकी जगह के लिए भी? नहीं अनिल जी, बाकी पाकिस्तान के अलावा आप जहां पर भी ले जाएं अनिल जी, ऑल पेड फॉर टिकट के लिए के साथ अनिल जी, तो मैं तैयार हूं बिल्कुल। कोई बढ़िया सा ढूंढता हूँ, अफ्रीका का एक अच्छा सा देश में ढूंढता हूँ, बताता हूँ। कोई बड़ा ऐसा टापू वापू होता है ना, छोटा सा आइलैंड जहाँ पर आप हो और कुछ आदिवासी हो, वहाँ के लोकल ट्राइब्स, ऐसी जगह कोई ढूंढी जाएगी। गूगल करते हैं और फिर इनको अकेला भेजते हैं, वहीं छोड़ देंगे। नहीं, लेके आएंगे वापस। हम वापस लेके आएंगे, चिंता न करें, वापस भी लाएंगे जी। चलिए, फाइनल क्लोजिंग फिगर आ गए 15,360, 330 अंकों की गिरावट और निफ्टी 720 अंक नीचे 32,617 के लेवल पर। फ्रेश 52 वीक लो निफ्टी पर और 20% का करेक्शन बैंक निफ्टी पर। अब आप क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस भी देख सकते हैं। रुपया बस स्टेबल रहा है, आज की ये एक अच्छी खबर आप मान लीजिए, और तो बाकी सब जगह कमजोरी है। पर क्या कमोडिटी बाजार में भी ऐसा ही हाल है? आइए एक बार वहां पर भी चलते हैं। उससे पहले हमारे सभी मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। सिमी जी, राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, जय एंड ऑफ कोर्स हिमांशु जी, आप सबका भी कल सुबह वीकेंड सेशन के लिए आपसे फिर से करेंगे मुलाकात।